स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए 18 फरवरी के लिए जो है टॉप 200 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं पूरी बुक से। ठीक है, 200 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आप सभी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ भी बता दी जाएगी आपको कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है। तो आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए इन क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और विद ट्रिक्स के साथ देखेंगे। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? दोस्तों, आप सभी बाणभट्ट की आत्मकथा के राइटर बताना है कि कौन है बाणभट्ट की आत्मकथा के राइटर। तो बाबू गुलाब राय जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा यानी किसी इंसान के कितने बाण मारे कि वो मर जाए, किसी इंसान के कितने बाण मारे कि वो मर जाए? 1000। ठीक है, किसी इंसान के बाण मारेंगे क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। बट उसके कितने बाण मारे कि वो मर जाए, यानी किसी इंसान के बाण मारेंगे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पर कितने बाण मारे कि मर जाए? वो 1000। कितने? 1000। तो ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यानी बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट होगा। होप से स्टूडेंट्स आप सभी को ट्रिक्स से याद हो गए, सारे क्वेश्चन ट्रिक्स के कराएंगे और आने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वे भी ट्रिक्स से कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? इसे भी ट्रिक से बताएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाबू गुलाब राय जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या विष्णु प्रभाकर जी हैं। दोस्तों, आवारा मसीहा, तो मसीहा किसे बोलते हैं? जो बचाने वाला होता है, और बचाने वाले कौन होते हैं? हमें भगवान जी। तो भगवान कौन है? विष्णु जी। ठीक है, विष्णु। तो विष्णु प्रभाकर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट बैठ रहा है। तो आप सभी को विष्णु प्रभाकर पर जो है टिक कर करके आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसे भी ट्रिक के साथ बताएंगे। मेरी असफलताएं रचना के राइटर्स कौन है? तो देख लेते हैं मेरी असफलताएं। तो इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? बाबू गुलाब राय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं या विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं देख लेते हैं। मेरी असफलताएं, कोई इंसान अगर बार बार असफल हो रहा है तो उसके मन में किस तरीके के थॉट्स आने हैं? तो उसके मन में सुसाइड वगैरह के थॉट्स आते हैं कि वो बार बार अनसक्सेसफुल होगा तो सुसाइड के थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक दिन वो जो है सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड जो क्या होता है वो मर जाता है। तो मरे हुए इंसान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? फूल। क्या चढ़ाते हैं? गुलाब। ठीक है, क्या चढ़ाते हैं? जब असफल क्या हो जाता है, वो असफल हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो मरे हुए इंसान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? गुलाब। तो बाबू गुलाब राय इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यानी मेरी असफलताएं विद्या की रचना पूछेगा तो ये बताना है कि आत्मकथा विद्या की रचना है, और आप सभी को राइटर पूछेगा तो बाबू गुलाब राय जी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, आप सभी को किस पर क्लिक करना है? बाबू गुलाब राय पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? क्या? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें देख लेते हैं, ए बाबू गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी विष्णु प्रभाकर जी। आप देख लेते हैं ब्राह्मण, इसमें आ गया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन थे? तो ब्राह्मण कौन थे? इसमें ट्रिक लगाएंगे, नारायण। आपने सुना होगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो जो मुनि थे, नारद मुनि जी थे, तो वे कौन थे? ब्राह्मण। तो यहाँ पर पूछा गया ब्राह्मण कौन थे? नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, प्रताप नारायण मिश्र। इसमें ट्रिक बैठ रही है कि नारायण कौन है? ब्राह्मण कौन थे? नारायण। नारायण कौन थे? ब्राह्मण। तो ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगी। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हंस पत्रिका के संपादक। आपसे पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं या विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक जो होने वाले हैं वो इसमें ट्रिक बताएंगे, हंस। हंस यानी आपने देखे होंगे हंस जो रहते हैं, हंसों से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम। क्या करना चाहिए हमें? प्रेम। ठीक है, क्यों? चंद्रमा की तरह श्वेत दिखते हैं एकदम। ठीक है, प्यारे प्यारे होते हैं। तो हंसों से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया मुंशी प्रेमचंद। होप से स्टूडेंट ये भी आप सभी को ट्रिक से प्रिपेयर हो गया, सारे क्वेश्चन ट्रिक से कराने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तार सप्तक। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तार सप्तक के संपादक पूछ लेगा, प्रथम 30 के 3 तार सप्तक के में एक कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। तो देख लेते हैं इसको भी, तार सप्तक के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, गुलाब राय जी हैं, अज्ञे जी हैं, अमृत राय जी। तो इस चीज को देख लेते हैं, किस चीज की। तो तार सप्तक यानी इस दुनिया में कितने तार हैं, इसमें ट्रिक लगाएंगे। इस दुनिया में
तार जो कि केबल्स वगैरह रहते हैं, वायर्स वगैरह कितनी है, वायर्स जो केबल्स वगैरह कोई काउंट नहीं कर सकता। क्या है वो, उन्हें ज्ञात नहीं कर सकता कोई, तो क्या है, अज्ञात है वे। तो अज्ञेय जी, इतने केबल्स वगैरह फैले हुए थे, कोई उन्हें पता नहीं सकता कि कहाँ धरती में भी तार हैं और जहाँ तहाँ वायर्स वायर्स फैली हुई, तो अज्ञात है। क्या है वे, अज्ञात। तो अज्ञेय जी जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 एंड इसको हम ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। एक घूंट के लेखक कौन है। एक घूंट के अगर आपसे राइटर पूछता है तो देख लेते हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अज्ञेय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो किस तरीके से ट्रिक बनाने वाले हैं, एक घूंट मान लीजिए, एक घूंट प्रसाद का, ठीक है, एक घूंट प्रसाद मान ली किसका, भांग का। ठीक है, किस चीज का, एक घूंट प्रसाद किसका, भांग का। किसको प्रिय है, किसको, भांग किसको प्रिय है, एक घूंट भांग का लगाया किसने, शंकर भगवान जी ने, जिनकी हमेशा जय जयकार होती है। भांग किस रूप में पी, उन्होंने प्रसाद के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट हो गया कि एक घूंट के लेखक जयशंकर प्रसाद जी करेक्ट हो गए। तो स्टूडेंट्स आपसे भी एक घूंट के अगर रचनाकार पूछे जाते हैं, राइटर पूछे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इसका भी ट्रिक्स के साथ बताने वाले हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। इसमें देखो क्या ट्रिक बैठेगी, हमारा हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमृत राय जी हैं, अज्ञेय जी, जयशंकर प्रसाद जी है। तो इसमें क्या ट्रिक बैठेगी, हरि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आपने सुना होगा कि हमें याद करना चाहिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, इसमें याद करेंगे कि हमें किसे नहीं भूलना चाहिए, भगवान जी को। आप सभी ने सुना होगा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वही है, यहाँ पर हमें जो है क्या भूलना नहीं चाहिए, किसे, ईश्वर को, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी को भगवान को हमेशा याद करना है, उनको भूलना नहीं। तो किसे याद करना है, भगवान को, हरि। तो हरि किसे बोलते हैं, हरि भगवान जी को ही बोलते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन स्टूडेंट सी भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है, क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं संस्मरण की है, जीवनी की, आत्मकथा की है या किसकी है। जल्दी से कमेंट्स करके आप सभी को यही इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में आप सभी को बता भी देंगे। तो पहले आप सभी बताइएगा, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करोगे, क्योंकि इसके राइटर हमने आप सभी को बता दिया और आपको बताना कि किस विद्या पर है आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मेरी असफलताएं। ठीक है, क्या मेरी असफलताएं विद्या की रचना है। अब बताना कि मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलताएं के राइटर किस तरीके से पता लगा था। कोई इंसान बार बार अनसक्सेसफुल होगा, सुसाइड के थॉट्स आएंगे, वो मर जाएगा, उसके ऊपर गुलाब चढ़ जाएंगे। ठीक है, गुलाब को फूल चढ़ा, तो गुलाब राय हो गया और वो अनसक्सेसफुल हो रहा है तो उसकी क्या निकल जाती है, आत्मा। वो सुसाइड कर लेता है, उसकी निकल जाती है आत्मा। तो मेरी असफलताएं इस विद्या की रचना होगी, आत्मकथा की हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को बताना है कमेंट्स करके, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और बाकी लास्ट में इसका आंसर भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चिंतामणि निबंध के राइटर्स कौन है। ठीक है, क्या चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। इसमें ट्रिक लगाएंगे, हमें चिंता कब नहीं करनी चाहिए, हमें चिंता जब नहीं करनी चाहिए जब भगवान राम जी हमारे साथ हों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। चिंतामणि निबंध के राइटर्स कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, होप स्टूडेंट्स ये भी आप सभी को प्रिपेयर हो गया। अगर आप सभी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है 2025 में और आप सभी को इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही टिक करके क्या आना है। देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, ममता रचना के लेखक कौन है, ये भी देख लेते हैं। ममता रचना के लेखक कौन है, तो ममता रचना क्या है, ममता किसे बोलते हैं, किसकी रहती है ममता, माँ की, माता की, माँ की ममता क्या रहती है, माँ की ममता की हमेशा जय जयकार होती है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करती है मम्मी जी, क्या करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कहीं पूजन में जाती हैं तो आप सभी के लिए प्रसाद लेकर आती हैं। ठीक है, क्या लेकर आती हैं, प्रसाद। तो क्योंकि उनकी जय जयकार होती है, वह अपना ध्यान कम रखती हैं, आपका ज़्यादा रखती है। तो जयशंकर प्रसाद यानी आपके लिए प्रसाद लेकर आएंगी, कहाँ शंकर जी की पूजा में जाएंगी तो आप सभी के लिए प्रसाद लेकर आएंगी। उनकी हमेशा जय जयकार होती है, इसी कारण से ममता की हमेशा जय जयकार होती है। तो ए जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट होगा। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्वितीय, अमृत राय जी हैं। तो कलम का सिपाही,
तो कलम का सिपाही देख लेते हैं। कलम, कलम क्या होता है? पेन, पेन आपने सुना जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, पेन। तो पेन वजह किसके रूप में काम करता है? तो पेन जो है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए आप इससे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे आप सभी अपने सपने को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? पेन, कलम। तो कलम किसके समान है आप सभी के लिए? अमृत के समान है। और ये किसकी? हमारी राय है। तो डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा क्या? अमृत राय जी। इसका कलम के सिपाही कौन है? अमृत राय जी। तो होप सो स्टूडेंट्स ये भी आप सभी को ट्रिक्स के साथ क्लियर हो गया होगा और अब की बार 95% का टारगेट रखकर चल रहे हैं, जो कि 100% आपको दिलाकर ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के राइटर कौन है? पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह, तो इसमें ट्रिक लगा देते हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या अमृत राय जी हैं। तो देख लेते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के क्या है? पुत्र। और पृथ्वी देवी ने, पृथ्वी माता ने हमें क्या कर रखा है? ले रखा है शरण में। देवी कौन है? पृथ्वी माता देवी है जिन्होंने हमें शरण में ले रखा था। वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट हो गया। होप सो स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। श्रृंगारस मंडन के रचनाकार कौन है? ठीक है, श्रृंगारस मंडन के रचनाकार कौन है इसे भी देख लेते हैं। आइएगा देखिए, श्रृंगारस मंडन जो आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, रस, ठीक है, किसका रस? किसका? हमने मान लिया किसका? भांग का रस। तो भांग रस किसको प्रिय था? किसको प्रिय थी भांग? भोले नाथ जी को, भोले शंकर जी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो गया, विट्ठल नाथ। इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं। श्रृंगारस मंडन के रचयिता थे विट्ठल नाथ। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो इसमें किस तरीके से रिलेट करते हैं मान लीजिएगा। इसमें देख लेते हैं विट्ठल नाथ जी है, बालकृष्ण भट्ट, नाभादास या जटमल जी हैं। तो इसमें देख लेते हैं गौरा बादल की कथा के लेखक कौन है। तो मान लीजिए इसमें क्या सपोज दैट कि गौरा बादल की क्या है? कहानी है, ठीक है, कथा है नहीं, गौरा बादल की एक कहानी है जो आप सुन रहे हैं और रात्रि का टाइम हो रहा है। तो जब आप सोने जा रहे हैं तभी तो कहानी सुन रहे होंगे, और जब आप कहानी सुन रहे थे तब उसमें आप जहाँ बैठे थे वहां पर निकल गया खटमल। तो ठीक है, गौरा बादल की कहानी सुन रहे थे और वहां पर निकल गया खटमल। तो जटमल से याद कर लीजिएगा, इस टाइप से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स ये भी आपको याद हो गया कि गौरा बादल की कथा के राइटर्स कौन होने वाले हैं? जटमल जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आप अभी तक इसको देख रहे हैं तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रसज्ञ रंजन कीर्ति के राइटर्स कौन है? तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? विट्ठल नाथ जी हैं, महावीर प्रसाद जी, बालकृष्ण भट्ट या जटमल जी हैं। तो आइए इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। रसज्ञ रंजन, रस मतलब रस मान लीजिए, ठीक है, ये क्या हो गया? रस, प्लस ज्ञ मतलब मान लीजिए ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी। तो ये मान लीजिए कि ज्ञान का जो रस लेता है, जो ज्ञान का पढ़ रहे हैं, ज्ञान का ही तो रस ले रहे हैं, ज्ञान का जो रस लेता है वो कौन होता है? वो एक महान वीर होता है। जो इसको ज्ञान के रस को प्रसाद के रूप में ले लेता है वो क्या होता है? महान वीर। तो यहाँ पर हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यानी जो ज्ञान का रस लेता है वो क्या होता है? महान वीर, और प्रसाद के रूप में इसको जब लेता है तो वो महान वीर बन जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। रसज्ञ रंजन कीर्ति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। होप सो स्टूडेंट जी क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदुमती लेखक है, इंदुमती है, इंदुमती लेखक नहीं इंदुमती है। तो आप सभी को कमेंट्स करके बताना कि इंदुमती के राइटर्स कौन है। तो देख लेते हैं, प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम निबंध है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रथम जो उपन्यास है वो तो मौलिक, जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, ठीक है, परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास आप सभी को पता ही होना चाहिए, मौलिक उपन्यास है वो। तो इंदुमती देख लेते हैं। इंदुमती क्या है, इसमें किस तरीके से रिलेट करने वाले हैं? इंदु, इंदु क्या है? इंदु एक लेडीज का नाम है। मती हम माता से रिलेट कर लेते हैं, आप मान लीजिएगा माता, मती मतलब माता से रिलेट कर लिया, और इंदु उनका नाम है। तो सबसे पहले कहानी आपको किसने सुनाई है? आपकी माता जी ने तो सुनाई होगी। तो प्रथम कहानी इस हो गई, ठीक है, इंदुमती क्या हो गई? प्रथम कहानी, यानी मती मतलब माता, माता का क्या नाम है? इंदु, ठीक है। इंदु माता ने आपको कहानी सुनाई थी, किसने? पहले माता ने। तो माता ने तो सुनाई होगी आपको, प्रथम कहानी हो गई, इसलिए इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम नाटक। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, सती प्रथा है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, नहुस है। तो देख लीजिएगा इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं। आप कोई इंसान है, ठीक है, आप सभी देख रहे होंगे कि नाटक वगैरह का, सीरियल वगैरह का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। सारे इसमें घुसे रहते हैं, किसकी तरह? हूस की तरह इसमें घुसे रहते हैं। हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी
मतलब किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए फनी से बता रहे हैं ताकि आप सभी अच्छे से रिलेट कर सके और आपको याद हो सके। तो कोई नाटक में कैसे किस तरीके से पूछा जाता है, हूस की तरह। तो नहूस, इसका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट हो गया कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहूस। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाता है तो आप सभी इस पर ही क्लिक करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चिंतामणि गद्य विद्या पर है। ठीक है, चिंतामणि कौन सी गद्य विद्या पर आधारित है, ये आप सभी बताना है कि चिंतामणि कौन सी गद्य विद्या पर आधारित है। ए कहानी, उपन्यास, निबंध या कहानी। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 बार करेक्ट हो गया, 2 बार टाइप हो गया। तो देख लेते हैं चिंतामणि किस गद्य विद्या पर आधारित है। चिंतामणि जो है वो निबंध गद्य विद्या पर आधारित है, क्योंकि हमने बताया था कि चिंता कब नहीं करनी चाहिए, जब राम जी आपके साथ हो। तो चिंतामणि तो क्या हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वहीं पर लिख रखा चिंतामणि निबंध किस गद्य विद्या पर आधारित है, तो वो सॉरी चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। तो चिंतामणि निबंध आया था तो निबंध पर ही आधारित है, और जिसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइटर होने वाले हैं। ठीक है, होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी है, रामधारी सिंह दिनकर है, अमृत राय जी। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर, आधज आदि नर सॉरी स्टूडेंट, अर्धनारीश्वर के कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ देख लिया अर्धनारीश्वर, ईश्वर बाद में किसका स्वर आ रहा है, ईश्वर का। ईश्वर का देख लेते हैं बाद में किसका साउंड आ रहा है, ईश्वर, नारीश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर कौन है, राम जी। ठीक है, कौन हो गए ईश्वर, ईश्वर कौन हो गए, राम जी। तो रामधारी सिंह दिनकर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया। देखिए इसमें क्या ट्रिक लगाई हमने, एक बार उद्धार देख लेते हैं। अर्ध नारीश्वर, तो ईश्वर आ रहा है ना बाद में, नारी ईश्वर, ईश्वर, नारीश्वर, ईश्वर कौन है, राम जी। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या हो गए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अष्टयाम के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, विट्ठलनाथ जी हैं, या आप ये देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, नाभादास जी हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसा है कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका क्वेश्चन आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को दिया था, और क्वेश्चन नंबर 22 दे रहे हैं। ठीक है, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अष्टयाम के लेखक आप सभी से पूछा जा सकता है, और अब की बार हम जो है 95% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो फिर भी आप नाभादास के राइटर्स आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। 2 क्वेश्चन आप सभी को दे दिए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और देंगे जिसमें आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर रचना के राइटर्स कौन है। ठीक है, देख ले राइटर कौन है। जयशंकर प्रसाद जी है, मुंशी सदा सुखलाल जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, नाभादास जी हैं। तो दोस्तों अब की बार क्या होता है, इसमें आंसर टाइप नहीं किया गया है, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होने वाला इसका, तो जो टाइप नहीं कर पाया आंसर इसका देख लेते हैं। क्योंकि प्रेम सागर, इसमें ट्रिक बताएंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो प्रेम सागर की रचनाकार कौन है। अब मान लीजिए कोई प्रेम कर रहा है, जो प्रेम के सागर में गोता लगाएगा तो क्या बन जाएगा, एक लल्लू बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जो प्रेम के सागर में गोता लगाएगा, जो प्रेम करेगा तो बन जाएगा लल्लू। तो इसका लल्लू लाल, इसका ऑप्शन क्या हो गया, लल्लू लाल जी। इसका ऑप्शन लल्लू लाल सिंह ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, और ये भी इसमें आंसर नहीं था। ठीक है, इसलिए आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। इसी पीडीएफ में जब देंगे हम करेक्शन कर देंगे, आप सभी इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नासिक के तो पाख्यान के राइटर्स कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सदल मिश्र जी हैं। तो इसमें बताना है नासिक के तो पाख्यान के जो राइटर होने वाले हैं वो होने वाले हैं सदल मिश्र जी। ठीक है, आप सभी से बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा कि नासिक के तो पाख्यान के लेखक कौन है, तो आप सभी को सदल मिश्र पर ही लगा के आने हैं। ठीक है, सदल मिश्र इनके राइटर्स होने वाले हैं। तो 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अजातशत्रु के राइटर कौन है। तो अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु हो गए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये अगर पूछता है तो ये सारे के सारे जो नाटक हैं, तो क्या है, नाटक किसके हैं, अजातशत्रु के लेखक कौन है। तो ये नाटक किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, अजातशत्रु के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ना कि मुंशी सदा सुखलाल, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं, सदल मिश्र जी भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, जयशंकर प्रसाद अजातशत्रु के लेखक हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तितली उपन्यास है। आप देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, मुंशी सदा सुखलाल जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, या सदल मिश्र जी का है। तो ठीक है, अब इसमें ट्रिक अगर मैं बताऊं तो आप सभी देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तितली क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, देख लीजिएगा, तितली जो उड़ती है, जो तितली आप सभी देख सकते हैं, तितली जो उड़ती है तो वो किसकी कृपा से उड़ती है, भगवान शंकर की। ठीक है, किसकी, भगवान शंकर की कृपा से उड़ती है। आप सभी देख लें, इस सृष्टि को किसने बनाया है, भगवान जी ने। तो भगवान की
किससे उड़ती है तितली? जो उड़ती है तितली किसकी? शंकर जी की कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा से उड़ती है, तो जिनकी जय जयकार होती है, जिसका प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और आप सभी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बाकी हमने ट्रिक बता दी, आप सभी की हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो गया होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यही है तितली क्या है? पहला उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो होप से ये भी आपको हो गया। 27 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि गोदान गबन सेवा सदन 4 उपन्यास, 3 उपन्यास है, गोदान गबन और सेवा सदन जो है ये सब किसके उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी के, मुंशी प्रेमचंद जी के, या आप सभी सदल मिश्र जी के। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी को ये सारे जो होने वाले हैं, गोदान गबन सेवा सदन, सारे के सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ये सारे के सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के होने वाले हैं। तो आप सभी मुंशी प्रेमचंद जी पर ही करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सतल मिश्र जी हैं। तो कवि, तो आपसे भी ये देख लीजिएगा, सबसे पहली जो मूवी राजा हरिश्चंद्र जी की बनी थी, ठीक है, ये देख लीजिए राजा हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। आप ये देख लेते हैं सबसे पहली, तो पहली तो आ रहा है ना, पहली मूवी जो बनी थी। आप देख लेते हैं पहला कवि कौन रहा होगा, ये आप सभी को ओनली रिलेट करना है। मान लीजिए कि पहला कवि भी कौन रहा होगा? हरिश्चंद्र आ रहा है ना इसमें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेट कर लीजिएगा। आपको पहला कवि, कवि जो बचन का पक्का था, राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, जो बचन के पक्के थे, आप सभी ने सुना भी होगा, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम सुना होगा, तो वो कौन थे? बचन के पक्के थे, ठीक है। तो क्या हो गया? पहला कवि कौन था? भारतेंदु जी, हरिश्चंद्र जी हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले जो बचन के पक्के थे वो राजा हरिश्चंद्र जी थे, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा। कब पहले कवि मान लीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, मान लीजिएगा, ठीक है। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा, इसलिए आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रामचंद्रिका के कवि हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे भी बताएंगे। रुक लीजिए कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रसाद, श्री केशवदास, चंद्रप्रदास जी, सतल मिश्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट्स कर सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका के जो कवि वो केशवदास जी हैं, ठीक है। श्री केशवदास जी किसके हैं? रामचंद्रिका के कवि होने वाले हैं। तो होप से स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने अभी तक आप सभी को 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तार सप्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तार सप्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं, श्री केशवदास जी हैं, चंद्रप्रदास जी हैं, अज्ञे जी हैं। तो तार सप्तक, अब इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं? तार केबल्स वगैरह, जो वायर्स वगैरह रहती हैं, इस दुनिया में कितने तार हैं किसी को नहीं पता, कितने केबल्स हैं कोई ज्ञात नहीं कर सकता। तो क्या है? अज्ञात ही तो है ये। यहाँ पर देख सकते लिखिए, लिख रहा हूँ अज्ञे, तो यानी अज्ञात, इससे अज्ञात से रिलेट कर लिया हमने। इस दुनिया में इतने तार हैं कि कोई ज्ञात नहीं कर सकता, तो क्या? अज्ञात जी। तो अज्ञे जी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया, जिनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और दोस्तों इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? और पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरे का कब हुआ? तीसरे का कब हुआ? तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। ये मैं 100% श्योर हूँ, बोर्ड एग्जाम में हर साल इनमें से ही कोई ना क्वेश्चन बनकर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन भी अगली वीडियो में हम करा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हिंदी, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन? देखिए प्रथम उपन्यास यहाँ पर आ गया है, जो कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। देख लेते हैं, पहले इस वीडियो में हमने आप सभी को कहीं बीच में बताया था वीडियो में, ठीक है। गोदान गबन सेवा सदन, ये 4 उपन्यास, ये उपन्यास किसके हैं सारे के सारे? ये उपन्यास जो है गोदान गबन और सेवा सदन, ये 3 उपन्यास जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। बाण भट्ट की आत्मकथा के किसका है? जो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहला त्यागपत्र के हैं जिनेंद्र कुमार, ठीक है। आप देखते हैं परीक्षा गुरु, बचा किसका? परीक्षा गुरु। ये परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जिसके राइटर आप सभी को बताना है कमेंट्स करके। तो जिनके राइटर कौन है वो आप सभी को, लाला श्री निवास दास जी इनके राइटर हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है, और इनके राइटर लाला श्री निवास दास जी हैं। गोदान के मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो है वो कौन है? हजारी प्रसाद। त्यागपत्र के जिनेंद्र कुमार है, ठीक है। होप से स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 32 विनय पत्रिका देख लेते हैं। तो विनय पत्रिका कौन सी, किस भाषा की कृति है? अवधी की है, भोजपुरी की है, खड़ी बोली की है? तो विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा की कीर्ति है? वो है ब्रज भाषा की कीर्ति। तो स्टूडेंट्स ये किसकी है? ब्रज भाषा की कीर्ति है। कौन? विनय पत्रिका। अगर आपसे पूछा है तो वो ब्रज भाषा की कीर्ति है, ठीक है। विनय पत्रिका। होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिंदी का प्रथम कहानी है,
तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले दे रखा था क्या था, इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन किसी और टाइप से पूछा गया था, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को जो पुटअप कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आकाशदीप है, इंदुमती है, त्यागपत्र है, जैनेंद्र, ये तो जैनेंद्र कुमार, ये छाया है। अब देखते हैं हिंदी की जो प्रथम कहानी है, हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो आपसे बताते कि अभी इससे पहले क्वेश्चन है कि इंदुमती क्या है, ठीक है, इंदुमती क्या है। तो इंदुमती जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी है, जो हमने रिलेट करके बताया था कि मती मतलब माता। तो आपको प्रथम कहानी जो सुनाई गई, पहली बार जो कहानी सुनाई गई किसने, माता ने। मती को माता से रिलेट किया था हमने, जिनका नाम इंदु था, तो माता ने ही तो सुनाई होगी। तो इंदुमती ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स हिंदी का जो प्रथम कहानी वो होगी इंदुमती। ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, इंदुमती। ये हमने आपको ट्रिक से ही बताया है। एग्जामिनर किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसलिए आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है सरयू पार की यात्रा, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। देख लेते सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनके प्रसाद जी हैं, अमृत राय जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो सरयू पार की यात्रा के जो लेखक हैं दोस्तों, एक चीज बता दूं इससे पहले मैं कि आप सभी को कितना स्कोर बनता है वो आप सभी कमेंट्स करके जरूर जाइएगा। कितना स्कोर आप सभी का बनने वाला है वो आप सभी कमेंट्स कर दीजिएगा। तो सरयू पार की यात्रा के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद जी, जिनके प्रसाद जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अमृत राय। तो सरयू पार की यात्रा के जो राइटर्स होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आ गया गोदान गबन सेवा सदन, ठीक है, आ गया गोदान गबन सेवा सदन। तो ये सारे के सारे उपन्यास किसके होने वाले हैं आप सभी को बता दिया है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अमृत राय, ये हैं सारे मुंशी प्रेमचंद जी के। सारे के सारे उपन्यास जो होने वाले हैं किसके होने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के। गोदान गबन सेवा सदन, ठीक है, गोदान गबन सेवा सदन, ये तीन उपन्यास हैं। गोदान गबन सेवा सदन, ये सारे के सारे उपन्यास किसके होने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के होने वाले हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा और इनमें से कोई भी उपन्यास पूछ सकता है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट के लेखक आ गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये सॉरी स्टूडेंट ये गलती से टाइप हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा का हमने बताया था कि किसी इंसान के कितने बाण मारे, अगर बाण मारेंगे वो हो जाएगा मर जाएगा, कितने बाण मारेंगे मर जाए 1000, तो 1000 प्रसाद द्विवेदी, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना किसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, वासुदेव सरगल, हरिशंकर प्रसाद, अमृत राय जी हैं। तो पगडंडियों का जमाना के जो राइटर होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे प्यारे से हरिशंकर प्रसाद जी, ठीक है। पगडंडियों का जमाना एक जमाना था, ठीक है, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आप सभी को प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं और बहुत ही जल्दी इसका क्वेश्चन नंबर 40 भी आने वाला है। तो राष्ट्र के स्वरूप ये देख लेते हैं, राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, कौन है, वासुदेव सरग अग्रवाल जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अमृत राय जी हैं, हरिशंकर प्रसाद जी। तो राष्ट्र के स्वरूप आपका हिंदी का पहला चैप्टर है, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप, जिसको आप सभी को पता होगा। इनके राइटर्स भी आप सभी को पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड या तो आपसे कोई व्याख्या वगैरह जो होती हैं, ये पैराग्राफ वगैरह पूछ सकता है, या इनका राइटर इनकी सारी रचना पूछ सकता है, या इनका जीवन परिचय भी पूछ सकता है। तो क्या होगा, राष्ट्रीय स्वरूप के जो लेखक हो गए वासुदेव सरड अग्रवाल जी हो गए, जो राष्ट्रीय स्वरूप के लेखक हैं। तो होप से स्टूडेंट ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। त्यागपत्र निबंध के जो लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी, वासुदेव सरड अग्रवाल जी, हरिशंकर प्रसाद, जैनेंद्र कुमार जी हैं। तो त्यागपत्र निबंध के लेखक कौन है, त्यागपत्र निबंध के लेखक कौन है, जैनेंद्र कुमार जी, ठीक है, जैनेंद्र कुमार जी हैं। त्यागपत्र के राइटर कौन है जो आपसे से पूछा जाएगा, तो जैनेंद्र कुमार जी है। ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, अमृत राय जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, हरिशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेंद्र कुमार जी हैं। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार कौन है वो हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंधेर, अगर आपसे भी से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप सभी को इस पर ही क्लिक कर करके कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है अंधेर नगरी के रचनाकार होने वाले हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर हो गया होगा। हमारे यहाँ पर 40 क्वेश्चन सारे के सारे जो है बन जाते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 है कि तार सप्तक के जो संपादक कौन है। तो स्टूडेंट्स आपसे बता दें कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे कब हुआ, तीसरे का कब हुआ। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं तार सप्तक के संपादक कौन है। तो ठीक है, तार, इस दुनिया में इतने तार है कि आपसे भी कोई ज्ञात नहीं कर सकता। तो क्या है, वे अज्ञात हैं। क्या है, अज्ञात है। तो यहाँ पर आ रहा है अज्ञेय। तो अज्ञेय क्या है, इस दुनिया में इतने तार हैं कि कोई भी ज्ञात नहीं कर सकता। क्या हो गया, अज्ञात। तो अज्ञेय जी इसके जो है संपादक
संपादक होगी किसके, तार सप्तक। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है तो कि तार सप्तक का जो प्रकाशन कौन किसने, संपादक कौन है, तो वो है अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ठीक है, होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स 42 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो देखो इसमें एक ट्रिक बताएंगे हम, जो कि आप सभी के हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएंगे। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943 में। ठीक है, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ ये पता चल जाएगा। तो पहले तार सप्तक का प्रकाशन जब हुआ तो 1943 में होता। अगर आप सभी 1943 में +8 ऐड करेंगे, ठीक है, 8 ऐड अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1951। ठीक है, अगर आप 1943 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1951। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 1915। तो 1951 का तो दूसरे तार सप्तक पर, जो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 हो जाएगा। और 1951 में अगर आप फिर 8 ऐड करेंगे तो वहाँ पर आएगा 1959। तो 1959 में क्या हुआ, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये ट्रिक लगा सकते हैं, आपको बस पहले तार सप्तक का प्रकाशन याद होना चाहिए कि 1943 में पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, इसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो 1951 हो जाएगा, उसमें दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और 1951 में अगर 8 ऐड करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो जाएगा। और तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। होप सो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया। आगे कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी को प्रिपेयर हो जाएगा। साकेत की नायिका कौन है। ठीक है, साकेत की नायिका, तो आप सबको पता है कि साकेत की नायिका कौन है, यशोधरा जी है, उर्मिला जी है, द्रौपदी है या राधा जी हैं। तो साकेत की जो नायिका है वो होने वाली है हमारी उर्मिला जी। तो होप सो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स आपको इन 100 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन। यहाँ पर देखिए दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन आ गया। हमने क्या बोला था कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन पता होना चाहिए, तो पहले तार सप्तक का प्रकाशन है 1943। अगर इसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1951। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो गया कौन सा 1951। अगर 1951 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1959, जो कि तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो जाएगा। देख लेते हैं, आइएगा 45। ठीक है, क्या है कि प्रगति लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी प्रगति लेखक संघ की स्थापना, 1935 में, 1936 में, 1951 में या 1943 में। तो 1936 में जो है प्रगति लेखक संघ की स्थापना हुई थी, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, देखते हैं 46। यहाँ पर देखिए तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन आ गया। तो पहले तार सप्तक का प्रकाशन क्या था 1943, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1951। ठीक है, और 1951 में अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1959। तो होप स्टूडेंट ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप सभी के प्रिपेयर हो गए होंगे। बस आपको पहले तार सप्तक का प्रकाशन याद रखना है, जो कि 1943 में हुआ, तो उसमें ऐड करेंगे तो 1951 में दूसरे का हुआ था, फिर उसमें 8 ऐड करेंगे तो 1959 में तीसरे का हुआ था। होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि विनय पत्रिका के जो लेखक हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी होने वाले हैं। विनय पत्रिका जो लिखी है वो संपादक जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थे। 47 क्वेश्चन होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ए दलपति विजय, बी केशवदास, सी चंद्रवरदाई, सी डी नरपति नाल्हा। तो आप सभी ने अगर पृथ्वीराज रासो के लेखक पता है तो आप सभी कमेंट्स कर दीजिएगा, और आपके 100 में से कितने जो क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं वो भी आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक जो होने वाले हैं वो है हमारे चंद्रवरदाई जी। ठीक है, होप से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर हो गया होगा कि आप सभी से अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में 24/5 को अगर पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो आप सभी को चंद्रवरदाई पर ही क्लिक करके आना है। ठीक है, सही करके आना है, वहां पर क्लिक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ठीक है, 49 देख लेते हैं, आपको रामचंद्रिका के लेखक कौन है। ये आपको बताने की 49 क्वेश्चन नंबर 49 की दलपति विजय है, केशव दास जी हैं, चंद्रवरदास जी हैं या नरपति नाला जी हैं। ठीक है, अगर आपसे भी पूछा जाता है कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो रामचंद्रिका जो लेखक होने वाले हैं वो हमारे हैं प्यारे केशवदास जी। ठीक है, कौन है केशवदास जी। तो होप सो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है केशवदास जी। स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप ट्रिक से बताएंगे, आप सभी एकदम हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएंगे। अब तक के सारे क्वेश्चन हमने ऑल्सो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ट्रिक से ही बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, यामा के लेखक कौन है। ठीक है, यामा, तो महादेव वर्मा है, केशवदास जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या नरपति नाला जी। आप सभी देखिए इस में आ रहा है माँ। ठीक है,
माँ, ठीक है। माँ और माँ होती है लेडीज, ठीक है। तो यहाँ पर लेडीज नाम देख लेते हैं। केशव दास जी एक जेंट्स नाम है, नरपति नाला भी एक जेंट्स नाम लग रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक जेंट्स नाम लग रहा है। ये आपसे भी एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर सके। तो महादेवी वर्मा, तो देवी, तो माता किसके समान होती है? देवी के समान, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें होगा या माँ, ठीक है। माता किसके समान होती है? माँ किसके समान? देवी के। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ये भी आपको क्लियर हो गया होता है। ऐसी ट्रिक अगर आपसे पूछा कि यामा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ। तो माँ किसके समान होती है? देवी के, ठीक है। तो यामा लेखक पूछेगा तो महादेवी वर्मा। ऑप्सो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यामा के लेखक जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, नहुस नाटक के लेखक कौन है? तो नहुस नाटक विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और नहुस नाटक क्या है? ये प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। ये तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। और वहीं पर नहुस नाटक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, गोपाल चंद्र गिरधरदास जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बता दें कि जो नहुस नाटक के लेखक कौन है, तो नहुस नाटक के जो लेखक होने वाले हैं वो होने वाले हमारे गोपाल चंद्र गिरधरदास, ठीक है। गोपाल चंद्र गिरधरदास आप सभी के होने वाले हैं नहुस नाटक के लेखक। और नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है, आप सभी याद रख लीजिएगा। विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 और पूछा भी जा सकता है आप सभी से। अब देख लेते हैं परीक्षा गुरु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं क्या परीक्षा गुरु के जो उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? पहला उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, लाला श्रीनिवास दास जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो आप सभी को बता दें कि जो परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो हैं हमारे परीक्षा गुरु। आप सभी पूछ सकते हैं कि परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, किस लेखक कौन है? तो इनके जो राइटर हैं वो हैं लाला श्री निवास दास जी। कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं लाला श्री निवास दास जी जो हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बोर्ड के 2020 में 24 में सॉरी 2025 में आप सभी को 24 फैब को आप सभी को 100% देखने को मिलने वाला है। इनमें से कोई क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर देखिएगा, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे। प्रेम सागर के मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, लाला श्री निवास दास जी हैं या लल्लू लाल जी हैं, ठीक है। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हमारे प्रेम में कौन पड़ता है? आप सभी देख लीजिएगा प्रेम, ठीक है। प्रेम में कौन पड़ता है? तो प्रेम में जो पड़ जाता है वो बन जाता है लल्लू, ठीक है। क्या बन जाता है वो? लल्लू। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया लल्लू लाल जी, ठीक है। हमने क्या बोला कि प्रेम, प्यार व्यार के चक्कर में जो पड़ जाता है वो बन जाता है लल्लू। तो लल्लू लाल ऑप्शन नंबर डी हो गया कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ये आप सभी को ट्रिक्स ये ओनली रिलेटेड, ताकि मैं इनको अच्छे से रिलेट कर पाऊँ और आप सभी इसको अच्छे से याद कर सके रिलेट करके, इसलिए मैं आप सभी को ये ट्रिक्स बता रहा हूँ। बिल्कुल भी ऑफेंड होने की कोई जरूरत है नहीं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं। हम यही चाहते हैं कि आप सभी के अच्छे से प्रिपेयर हो जाए क्वेश्चंस बहुत ही प्यार के साथ। तो प्रेम सागर जो प्रेम के सागर में डूबता है वो लल्लू हो जाता है, तो लल्लू लाल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, होप से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप सभी को आंसर पता होगा, तो आंसर बताइएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, लाला श्री निवास दास जी या लल्लू लाल जी। तो आप सभी को बता दें कि रस मीमांसा, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? वो है हमारे प्यारे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, ठीक है। हमें ऑप्शन आपसे कोई ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया होगा कि आपसे भी अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फैब को पूछा जाता है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आपसे को रामचंद्र शुक्ल पर क्लिक करके आना है, टिक करके आना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रस मीमांसा, रस, यहाँ पर एक ट्रिक अगर मैं बनाऊँ तो रस, ठीक है। आप सभी को सपोज आपको प्रसाद बट रहा है, प्रसाद किसके रूप में बट रहा है? रस की। तो आप सभी भगवान का प्रसाद तो लेंगे, तो भगवान कौन से? राम जी का। भगवान राम जी का आपने क्या लिया? प्रसाद, किसके रूप में बट रहा है? रस के। तो आप सभी इससे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं अगर रिलेट करना चाहें तो। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचयिता, आप देखिए यहाँ पर क्या आता है, कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं रस, यहाँ पर रस आ रहा है। तो रस मान लिया हमने किसका रस? प्रसाद का रस, ठीक है। प्रसाद का किसका? भांग का रस। भांग आपने देखा होगा कि भांग कौन से भगवान को प्रिय है? भगवान भोलेनाथ जी को, भगवान शंकर जी को, ठीक है। भगवान शंकर जी को उनका नाम दूसरा भोलेनाथ जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भंग का रस, ठीक है। भंग का रस किसे प्रिय है? किसको प्रिय है? भगवान नाथ जी, भोलेनाथ जी को। तो यहाँ पर नाथ आ रहा है, तो देखिए विट्ठल नाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि श्रृंगार रस मंडन
के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो वह है विट्ठल नाथ जी। होप सो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देख लेते हैं 56 है, नासिक हेतोपाख्यान के लेखक कौन है, ए सदल मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विट्ठलनाथ, डी लल्लूलाल। तो नासिक हेतोपाख्यान के जो राइटर होने वाले हैं, नासिक हेतोपाख्यान के राइटर हैं वो है हमारे प्यारे सदल मिश्र जी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया, सदल मिश्र जो है 56, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है हमारा, क्या होने वाला है, नासिक हेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप क्लिक इस पर टिक कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सुख सागर के लेखक हैं, ठीक है, सुख सागर के लेखक कौन होने वाले हैं, सदल मिश्र जी होने वाले हैं, रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं, मुंशी सदर सुखलाल जी होने, लल्लू लाल जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे बता दूं कि सुख सागर यहाँ पे देखिए सुख कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा सुख कहाँ लिखा हुआ है। आप सभी को ये देखना है कि सुख कहाँ है, पूरे उसमें देखिएगा। तो सुख कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सुख लाल, ठीक है, यहाँ पर देखिए सुखलाल लिख रहा है, तो यही होने वाला है। ठीक है, मुंशी सदर सुखलाल हो गया किसका, यहाँ पर देखिए सुख सागर का रचनाकार कौन हो गए, लेखक कौन हो गए, मुंशी सदर सुखलाल जी। यहाँ पर सुख आ रहा है तो यहाँ पर भी सुख आ रहा है, तो इससे ट्रिक अच्छे से बन गई कि मुंशी सदर सुखलाल जी हो गए सुख सागर के लेखक हो गए। तो ऑप्शन ये भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स ये नाटक किसके हैं, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे भी चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, इनसे पूछा था कि ये नाटक किसके हैं, तो ठीक है, पहली किस विद्या पर आधारित है, नाटक पर। ये क्वेश्चन ये बन गया, आपसे पूछा स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त किस विद्या पर आधारित है, वो नाटक पर है। दूसरा किसके लेखक हैं, इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक जो हैं वो होने वाले हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जो जनक माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है, श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है, या प्रताप नारायण मिश्र जी को माना जाता है। तो आपसे बता दूं कि हिंदी गद्य का जो जनक माना जाता है वो हमारे प्यारे हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट हो गया। अगर आपसे इसे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य का जनक माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, क्या कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो रानी केतकी की कहानी सदल मिश्र जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मुंशी इंसा अल्लाह खां जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो रानी केतकी की जो कहानी के लेखक हैं वो है मुंशी इंसा अल्लाह खां जी। ठीक है, ये कौन है, मुंशी इंसा अल्लाह खां जो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, तो अंधेर नगरी के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो आपसे बताने कि मोहन राकेश जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, आप इसमें अगर ट्रिक लगाना चाहें तो देख सकते हैं अंधेर नगरी, तो यहाँ पर देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपसे भी देख रहे थे किस जमाने के रहे होंगे, वे बहुत ही पुराने जमाने के रहे होंगे, ये आपसे भी मान सकते हैं, ये मानिए बहुत ही पुराने। उस समय पर क्या नहीं था, उस टाइम पर लाइट वगैरह नहीं थी, क्या थी, लाइट वगैरह वहां पर उस टाइम नहीं थी, तो वहां पर क्या रहता, अंधेरा। तो कैसी नगरी में था वे, वहां पर उस नगरी में क्या रहता होगा, अंधेरा। तो अंधेर तो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत ही पुराने जमाने के रहे होंगे, और वहीं पर क्या रहता होगा, उस नगरी में अंधेरा। ठीक है, मसाल वगैरह रहती थी, बट मैं एक बता रहा हूँ कि वहां पर क्या रहा होगा, अंधेरा। तो लाइट अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस तरीके से आप सभी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप्त के लेखक कौन है। देखिएगा, हिंदी प्रदीप्त के लेखक कौन है, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या गुलाब राय जी हैं। तो देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप्त के जो लेखक हैं वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी प्रदीप्त के लेखक हैं हमारे प्यारे बालकृष्ण भट्ट जी। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम 2025 में 2024 फैब को, सॉरी 2024 फैब को अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे भी इस पर क्लिक करके आएंगे, टिक कर करके आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, गुलाब राय जी हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका, यहाँ पर क्या ट्रिक लगाएंगे,
देखिएगा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कौन है इसमें, तो ब्राह्मण कौन थे, आप सभी ने देखा होगा कि नारायण जी जो थे कौन थे, ब्राह्मण, जो बोलते थे कि नारायण नारायण नारायण, तो आप बोलते होंगे तो नारायण जी कौन थे, ब्राह्मण थे। इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि ब्राह्मण कौन थे, नारायण। जो प्रताप नारायण मिश्र, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। यहाँ पर अक्सर बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी, क्योंकि नारायण आ रहा है इसमें, नारायण कौन थे, ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से ट्रिक लगाकर आप सभी इसको याद कर सकते हैं। 63 का जो ब्राह्मण पत्रिका संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 पत्रिका रिलेटेड पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिचंद जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या गुलाब राय जी थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे कौन थे, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक देखिएगा। सरस्वती, सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं, वाणी की देवी हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि सरस्वती मैया ने आपको विद्या की देवी हैं, वो आप सभी को विद्या देती है, इसलिए उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप सभी पढ़ने बैठते हैं सरस्वती मैया जी की पूजा कीजिएगा पहले, और उसको अच्छे से पढ़िएगा, आप सभी की बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा, क्योंकि विद्या की देवी कौन है, सरस्वती है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। तो सरस्वती जी आपको क्या देती हैं, प्रसाद। ठीक है, प्रसाद के रूप में आप सभी को क्या देती है, विद्या। तो विद्या कौन देती हैं, सरस्वती मैया जी, ऐसे प्रसाद के रूप में। तो आप उस विद्या के प्रसाद को लेकर के क्या बन जाते हैं, एक महान वीर। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। किस तरीके से, आप सभी को विद्या की देवी कौन है, सरस्वती मैया जी, और आप सभी को प्रसाद के रूप में सरस्वती मैया जी क्या देती हैं, क्या देती, विद्या। ठीक है, तो आप जिससे आप महान वीर बन जाते हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 आप सभी को प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, नगरी प्रचारणी सभा, नगरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन थे, ए श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय जी। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर वो भी ट्रिक्स के साथ देख लेते हैं। नगरी प्रचारणी सभा, ठीक है, यहाँ पर है नगरी प्रचारणी सभा के संपादक थे, कौन थे, आइए देख लेते हैं। तो नगरी, नगरी कैसी होनी चाहिए, जिस नगरी में एक नगरी थी उसमें श्याम जी रहते थे, वो नगरी किस तरीके की थी, सुंदर। ठीक है, क्या एक नगरी थी, नगरी कैसी रहनी चाहिए, सुंदर, और उस नगरी में कौन है, श्याम। इस तरीके से याद कर लेते हैं कि नगरी में श्याम रहते थे, और श्याम जी के, भगवान श्याम जी के रहने से कौन रहते, भगवान श्याम, श्याम किसका नाम था, भगवान श्री कृष्ण का नाम श्याम भी था। ठीक है, तो श्याम जी रहते थे, वो सुंदर नगरी थी। ठीक है, जैसे आप वृंदावन को मान सकते हैं। ठीक है, कि नगरी कैसी थी, जिस श्याम श्याम जिस नगरी में थे वो सुंदर थी, वो हम उनके दास थे। ठीक है, तो क्या हो गया, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ से मूव हो गया, शायद रिमूव हो गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में पत्रिका नहीं है, तो ठीक है बताइएगा, सरस्वती, आनंद कादम्बनी, इंदु। ठीक है, आप सभी को बताने की कौन सी नहीं है। तो सरस्वती हमने आप सभी को बताई दिया कि सरस्वती एक पत्रिका है। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका आप सभी को भी बताया भी हमने, सरस्वती वहीं आप सभी को क्या विद्या प्रदान करती हैं, जिससे आप महावीर बन जाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी ने देखा होगा, तो वहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, निम्नलिखित। तो उस पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो होगा, इससे पहले आप सभी को बताया भी हमने, पत्रिका से रिलेटेड आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादक यहाँ पर आप सभी को बताया था कि प्रसाद के रूप में आप सभी लेते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गया इसका। और वहीं पर पूछा है तो पत्रिका तो होगी, निम्नलिखित में पत्रिका नहीं है, तो सरस्वती तो हो गई। ठीक है, आनंद कादम्बनी, इसके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं, तो ये भी एक पत्रिका हो गई। इंदु, इंदु भी एक पत्रिका है। वहीं पर भारत दूरदशा जो है एक पत्रिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आपसे पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका, आनंद का कोई बहुत सारी पत्रिका दी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी दे सकती हैं, इनसे अलग भी दे सकते हैं, बट आप सभी को याद रखना है कि तीनों पत्रिका हैं और ये जो है एक पत्रिका नहीं है। इनसे रिलेटेड इन्हें क्वेश्चंस को, इन्हें ऑप्शन को हटा सकता है, इसलिए आप सभी देख सकते हैं इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को भी दे सकता है, बट एक ऑप्शन गलत जरूर देगा वो। ठीक है, यह पूछ सकता, जो 3 क्वेश्चंस जो करेक्ट दे सकता है, एक रॉन्ग भी दे सकता है वहीं पर, या वो दे सकता है कि आप सभी को क्या करेगा, आप सभी सारे क्वेश्चन देगा, आप सभी पूछेगा कि कौन सी करेक्ट है।
ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो आपसे भी वहां पर ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का आपसे पूछा कि निम्नलिखित में पत्रिका नहीं था, वो भारत दूरदर्शन पत्रिका नहीं है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो थी उसका प्रकाशन काल भी पूछ सकता है। तो सरस्वती पत्रिका 1868 में, 90 में, ठीक है, 90 सेंचुरी में, ठीक है, या 1880 में हुआ था, या 1870 में हुआ था। तो वहीं पर हमारा जो है 1900 ईस्वी में जो है ये क्या होता है, 19 सेंचुरी में इसका सरस्वती पत्रिका प्रकाशन काल जो है वो क्या है, 1900 ईस्वी है। ठीक है, होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे से आ गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तार सप्ताह का प्रकाशन आप सभी को पता होगा कब हुआ था, 1943 में। और दूसरे तार सप्ताह का प्रकाशन अगर इसमें 8 ऐड करते हैं तो दूसरे तार सप्ताह का प्रकाशन आ जाएगा 1951। वहीं पर अगर 1951 में 8 ऐड कर दें तो वहीं पर आएगा 1959। ठीक है, क्या आएगा, 1959। और वही तीसरे तार सप्ताह का प्रकाशन हो गया। और पहले तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था, वो सच्चिदानंद हिरण्यवाद से नग्गे जी ने किया था। और आप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी तक प्रिपेयर हो गया होगा सारे क्वेश्चन। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ हुआ 1868 में, 1943 में, 1986 में, या ऑप्शन नंबर इसका बी 1936 में। तो स्टूडेंट्स आपसे बता दें कि छायावादोत्तर युग का जो प्रारंभ हुआ था वो 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में, जो 1936 ईस्वी में जो है छायावादोत्तर युग का प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा 24/5 को, तो आप सभी को यही क्लिक करना है, टिक करना है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ 1936 में हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, रसज्ञ रंजन कीर्ति के लेखक कौन है, देख लेते हैं। रसज्ञ, ठीक है, रस ज्ञ को मान लेते हैं ज्ञ फॉर ज्ञानी। ठीक है, ज्ञ मतलब ज्ञानी। तो ठीक है, जो ज्ञान का रस लेता है, ठीक है, जो ज्ञान का रस लेता है वह कौन होता है, वह कौन बन जाता है। जैसे आप हैं, आपने ज्ञान का रस लिया, हम पढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, ज्ञान का रस लिया तो आप कौन बन जाएंगे, आप क्या ज्ञान को ले रहे हैं, एक प्रसाद के रूप में। और वहां पर आप क्या बन जाएंगे, एक महान वीर। ठीक है, आप ज्ञान का रस लेंगे तो आप प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, और वो क्या बन गए, महावीर बन जाएंगे आप। क्योंकि ज्ञान का रस अगर आपके पास है तो आप एक वीर हैं। ठीक है, आप एक वीर हैं, तो महान वीर हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। रसज्ञ रंजन कीर्ति के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किस तरीके से, रस का ज्ञान, जो ज्ञान का रस जिसने ले लिया वो एक महावीर प्रसाद, महान वीर बन गया, और प्रसाद के रूप में आपने ज्ञान का रस लिया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है ये ट्रिक लगाना कि रसज्ञ रंजन कीर्ति के लेखक कौन हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि भारत दूरदशा रचना के लेखक कौन है। ठीक है, भारत दूरदशा जो रचना के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो भारत दूरदशा रचना के जो लेखक होने वाले हैं वो हमारे होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारत दूरदशा रचना के लेखक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। होप से ये क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो गया होगा, प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कालिदास की निरंकुशता। एक होती है कालिदास की ललित योजना, ये कालिदास की निरंकुशता। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो कालिदास की निरंकुशता के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो बताइएगा जल्दी से कौन है कि कालिदास की निरंकुशता के लेखक जो होने वाले हैं वो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, क्या कालिदास की निरंकुशता अगर आपसे पूछा जाता है इसके लेखक कौन है, तो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गया होगा। अगर आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे थे कि कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन है, तो वो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वर्ण रत्नाकर रचना के लेखक कौन है। वर्ण रत्नाकर रचना के लेखक कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ज्योतिश्वर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डी आप सभी के सरदार पूर्ण सिंह। तो आप सभी स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 वहीं पर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो वर्ण रत्नाकर के जो लिखा है वो ज्योतिश्वर है। ठीक है, ज्योतिश्वर आप सभी को बता दी कि ज्योतिश्वर आप सभी के वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो अब ये भी आपको क्लियर हो गया और रचना के लेखक हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कुटज। ठीक है, इसको ट्रिक से भी आपसे बता देता हूँ, वैसे भी कुटज के रचना के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ज्योतिश्वर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो ठीक है, आपसे भी देख लीजिएगा कुटज, कूट। तो कहीं पर एक आप सभी का कोई मतलब मान लीजिए किसी का लफड़ा हो गया। ठीक है,
एक बहुत ही बलवान है, एक बलवान एक लड़का है, ठीक है, एक बलवान लड़का है। तो उस लड़के को मारने के लिए एक से तो वो पीटा नहीं जाएगा, तो उस लड़के को मान लीजिए बहुत सारे आने वाले हैं, तो उस लड़के को मारने के लिए कितने आएंगे, पीटने के लिए उसको 1000 आदमी, ठीक है, क्या आएंगे, 1000 आदमी आएंगे उसके मारने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही बलवान योद्धा है। तो 1000 प्रसाद द्विवेदी जी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरीके से उसको कूटा किसने, 1000 ने, ठीक है, 1000 ने। कोई लफड़ा कर रहा है तो आ गए बहुत सारे, उसको कूट दिया 1000 ने, ठीक है, 1000% दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन स्टूडेंट ये में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 को पूछा जाता है कोटज रचना के लेखक कौन है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। वाग्धारा रचना के लेखक हैं, ठीक है, वाग्धारा रचना के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या बालसूदेश्वर अग्रवाल जी है, सदानंद पूर्ण सिंह। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसका क्वेश्चन आप सभी बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी आपसे बता दें कि वाग्धारा रचना के लेखक हम ये बता देते हैं, वो वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपसे को इसकी पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 था कि वाग्धारा रचना के लेखक कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। तो 77 देख लेते हैं। कालिदास की निरंकुशता थी, और अब आया है कि कालिदास की लालित्य योजना, ठीक है, कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। तो कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हो गए, आपसे बता देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव सर अग्रवाल या सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो कालिदास की लालित्य योजना के जो राइटर होने वाले हैं वो है हमारे वासुदेव सर अग्रवाल जी होने वाले हैं। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को प्रिपेयर हो गया होगा। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सरदार पूर्ण सिंह युग के लेखक हैं। तो कौन सी युग के लेखक हैं, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ए क्षयवाद युग के, बी द्विवेदी युग के, सी आधुनिक युग के, डी क्षयवत्तर युग के। तो देख लेते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि है। तो सरदार पूर्ण सिंह जी जो होने वाले हमारे वो होते हैं द्विवेदी युग के लेखक है। क्या सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, किस युग के कवि के लेखक है, तो वो द्विवेदी युग के हैं। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हरिशंकर परसाई की रचना है कल्प वृक्ष है, तट की खोज है, धरती के फूल हैं, या विचार हैं। तो हरिशंकर परसाई की जो है रचना होने वाली है वो होने वाली है, कौन सी होने वाली है, तट की खोज, ठीक है, क्या होने वाली है, तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। आपसे भी से पूछा सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फैब को। तो आपसे भी से अगर पूछा है कि तट की खोज किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की, और ऐसे 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि ये किसकी रचना है। तो ऑप्शन ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। मेरी कहानी, ठीक है, मेरी कहानी किस विद्या की रचना है, वो सॉरी किस विद्या की देखिए रचना है, ठीक है, आपसे भी यात्रा वृत्तांत जीवनी यस संस्मरण, ठीक है, आप देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लेगा कि किस तरीके से अगर मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, तो किसकी कहानी बता रहा हूँ, मैं अपनी ही बता रहा हूँ, सेल्फ की बता रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ, तो क्या हो गया वो आत्मकथा। अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो क्या हो गया, आत्मकथा, ठीक है, खुद की कथा बता रहा हूँ मैं, आत्मकथा। तो देखिए क्या हो गया है, आत्मकथा। मेरी कहानी किस विद्या की रचना है, वो आत्मकथा की हो गई। तो ऑप्शन ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो स्टूडेंट्स पुरस्कार से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, कुरुक्षेत्र पर, रसिमर्ती पर, हुंकार पर, उर्वशी पर। तो आपसे भी देख सकते हैं क्या कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था, उर्वशी पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर होगा। आपसे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो किस पर, उर्वशी पर मिला था। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 दूसरे तार सप्तक। आपसे भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से नहीं आया, मतलब देखते हैं दूसरे तार सप्तक का कवि कौन है। आपसे बताओगे पहले तार सप्तक के कवि कौन है, अज्ञे जी हैं। अब यहाँ पर पूछा गया दूसरे तार सप्तक के कवि कौन है। आप देख लेते हैं पहला आपसे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया, अज्ञे जी ने।
पहले तारतत्व का प्रकाशन कब हुआ? 1943 में। अगर दूसरे तारतत्व का प्रकाशन कब हुआ? इसमें 8 जोड़ेंगे तो आएगा 1951। तो दूसरे तारतत्व, अगर 1951 में आप 8 ऐड करेंगे तो आएगा 1959। तो वहां पर तीसरे तारतत्व का प्रकाशन हुआ। सारे इस तरीके से आ जाएंगे। और दूसरे तारतत्व का जो प्रकाशन जो कवि हैं, सप्तक के कवि कौन है? तो वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पे आपसे पूछा गया दूसरे तार सप्तक का कवि कौन है, तो आपको भवानी प्रसाद मिश्र ही बताना है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दी किस तरीके से पूछा जाते हैं। पहले तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अज्ञे जी ने। कब किया? 1943 में। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन अगर पूछता है तो इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, तो वहीं पर आ जाएगा हमारा 1951। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन पूछेगा तो इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, और तो वहां पर आ जाएगा 1959। ठीक है, तीनों तार सप्तक का प्रकाशन आ गया। पहले का अज्ञे जी ने, और पूछता है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन को हुआ, वो आपसे बता दी कि 1943 का पहले का, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 1951 आ जाएगा। तीसरे का 1959 आ जाएगा। होप से स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया होगा अब तक सारा। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। 85 देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? वो किया अज्ञे जी ने। सच्चिदानंद धीरेन्द्र वात्स्ययन अज्ञे ने। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया। ठीक है, होप स्टूडेंट ये भी आपको प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको सारे प्रिपेयर करा दिए हैं। प्रकाशन का हुआ पहले का, दूसरे का, तीसरे का। पहले का किसने किया, दूसरे का किसने किया। ठीक है, ये सारे प्रिपेयर हो गए होंगे अब तक। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 है कि भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो आपसे बताती है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मोहन राकेश जी, मिश्र प्रकाश जी हैं, या केशव दास जी हैं। तो आपसे बताइए कि भूले बिसरे चेहरे के जो लेखक आपसे को बताना है कौन है। और स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आपको आंसर जो है कमेंट्स करके बताना है कि भूले बिसरे चेहरे के लेखक कौन है। ठीक है, आपसे को कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, 87 देख लेते हैं। बारिश कहानी संग्रह है। बारिश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, बारिश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मोहन राकेश जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रकाश जी हैं, या केशव दास जी हैं। तो आपसे स्टूडेंट्स आपसे बता दें कि बारिश कहानी संग्रह के लिए लेखक होने वाले हैं, वो होने वाले हैं हमारे, कौन होते हैं बारिश कहानी संग्रह के लेखक? वो है मोहन राकेश जी। 87 क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया कि बारिश कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 होने वाला है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं। अमीर खुसरो, तो अमीर कौन होना चाहता है? आदि, यानी बहुत सारे होने चाहते हैं। ठीक है, अमीर होते ही उन्हें आदि मतलब आदिकाल की हो गई ये। तो आदि का मतलब एक होता है आदत भी होता है। ठीक है, आदत। ठीक है, जब कोई अमीर हो जाता है तो हर उसको कोई बुरी आदत भी हो सकती है। ठीक है, बहुत से जो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं उनको बहुत सी बुरी आदतें भी हो जाती हैं, या बहुत सी अच्छी आदतें भी हो जाती हैं। तो आदि कौन हो जाता है? अमीर कौन हो जाता है? आदि, वो किसी भी चीज़ का आदि हो जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? वो हो गए आदि काल के। तो होप से ये भी आपको प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कौन सी रचना वीर गाथा काल की नहीं है? परमाल रासो, विद्यापति, पदावली, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो स्टूडेंट्स आपसे को बता दी क्वेश्चन नंबर 89 का है कि कौन सी रचना वीर गाथा काल की नहीं है? तो विद्यापति, पदावली जो नहीं है वो वीर गाथा काल की नहीं है। बाकी परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो ये वीर गाथा काल की रचना है। 89 है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, ये सेकंड पार्ट में आप सभी को पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पद में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। अभी हमने आप सभी को बताया कि उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप सभी को बता दिया होगा, अभी बताया था। ठीक है, उर्वशी पर रामदास सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर मिला था। दूसरा, चिदम्बरा पर मिला या नहीं? ठीक है, तो आप सभी को चिदम्बरा पर भी मिला था। कितनी नावों में कितनी बार, इस पर भी मिला था। वहीं पर प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जिसके लेखक हैं उसको जो है क्या हुआ था? काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। किस पर? प्रिय प्रवासी, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के इसके राइटर हैं। तो ऑप्शन ये भी आपको प्रिपेयर हो गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91।
प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्येश उपाध्याय, हरिऔध। लेखक अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हिंद्रवाद से अज्ञे जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका पूरा पूरा नाम आप मान लीजिएगा। इनका है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनका है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका मोहन राकेश। इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रिय प्रवास के जो है लेखक कौन है? अयोध्या उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। वहीं पर इनका क्वेश्चन अभी आया भी था, प्रिय प्रवास जो इनकी रचना है उस पर आपसे बता दूं कि इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, और ये प्रिय प्रवास के लेखक हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास इनके लेखक हैं। अब देख लेते हैं आदिकाल के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि आदिकाल के रचनाकार हैं अयोध्या उपाध्याय है, नरपति नाला है, केशवदास जी है, नावादास जी हैं। तो आपसे बता दें कि आदिकाल के जो रचनाकार हैं वो हैं नरपति नालाह। ठीक है, नरपति नालाह जी जो हैं वो किसके हैं? आदिकाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ये भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो गया होगा। विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ये क्वेश्चन 100 मैं बता दूं आप सभी को। इन क्वेश्चन जो 100 बता दिए हमने, इन क्वेश्चन में से आप सभी को क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाले हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि आप सभी जब पेपर देकर आएंगे इसमें से मैच कर लीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जयसी का पद्मावत। देखिएगा क्या, जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा हुआ है? तो जयसी का पद्मावत ब्रज भाषा में है, फारसी में है, खड़ी बोली में है, या अवधी में है? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आपसे बता दें कि जयसी का जो पद्मावत लिखा गया है वो लिखा गया है अवधी भाषा में। कौन सी में? अवधी भाषा में जयसी का पद्मावत लिखा गया है, अवधी भाषा में। तो आपसे भी अगर बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा जयसी का पद्मावत वो किस भाषा में है, तो वो है अवधी भाषा में। होप स्टूडेंट ये में आपको प्रिपेयर हो गया होगा। अब देख लेते हैं ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनसे रिलेटेड तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। देख लीजिएगा 94, ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ज्ञान। आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिएगा, ट्रिक्स मान लीजिएगा, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान मान लीजिएगा। जिसके पास ज्ञान रहता है वो कौन बन जाता है? कवि। ठीक है, क्या बन जाता है? कवि। आपसे भी यहाँ पर मान लीजिए जिसके पास ज्ञान रहता है वो क्या बन जाता है? कवि। ठीक, क्या बन जाता है? कविता लिखने लगता है। तो क्या हो गया? कबीर दास जी ज्ञानश्री शाखा के कवि हो गए। ठीक है, इनके पास सबके पास ज्ञान है, मतलब ट्रिक बता रहा हूं मैं। जिसके पास ज्ञान रहता है वो कवि बन जाता है, कविता लिखने लगता है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हो गए? कबीर दास जी। तो होप स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कौन सा कवि ज्ञानश्री शाखा से संबंधित नहीं है? इस रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिएगा अभी हमने कबीरदास पढ़ा, कबीरदास जी भी हैं, वहीं पर नानक जी भी हैं। ठीक है, रेदास जी भी हैं। मैं आपसे बता दी कि ऑप्शन नंबर डी कुतुबन व जयसी जो है प्रेमश्री शाखा के कवि हैं, ये ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। आपसे भी अगर पूछा जाएगा कि कौन से कवि हैं, तो कबीरदास, रेदास, नानक दास ये सब किसके हैं? ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। वहीं पर कुतुबन व जयसी जो है ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, ये प्रेमश्री शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित हैं कबीरदास, मलुकदास, रेदास, नंददास। अभी आपने पढ़ा कि ज्ञानश्री शाखा से कबीरदास जी भी हैं, रेदास जी भी हैं, बट मलुकदास, नंददास आपके सामने आया तो ये तो आपसे भी ये तो हो गए, कन्फर्म हो गए कि ये तो ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है। अब मलुकदास नंददास में देख रहा है, तो वहीं पर आपसे बता दूं कि नंददास जो है वो मलुकदास भी है ज्ञानश्री शाखा के, पर नंददास जी जो है वो ज्ञानश्री शाखा से संबंधित नहीं है। इस तरीके से 4 से 5 राइटर याद कर लीजिएगा। वहीं पर आप एलिमिनेट का ऑप्शन लगा दीजिएगा। वहीं पर आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं आपके 2 निकल गए। तो यहाँ पर आप सभी अगर इन दोनों में से नहीं भी पता था 50-50 चांस है, 50% चांस है आप सभी को इनमें सही करने के। तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। आप सभी को ऊपर याद भी तो होना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन आप मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन से कवि प्रेमश्री शाखा से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन से कवि नहीं है। जयसी कुतुवन मंजन। ठीक है, जयसी कुतुवन मंजन जो है वो प्रेमश्री शाखा से संबंधित हैं। बाकी चंद्रवरदाई जी जो है वो किससे? प्रेमश्री शाखा से संबंधित नहीं होने वाले हैं। जयसी कुतुवन जो जयसी हो गया, कुतुवन हो गया, मंजन हो गया, ये तीनों के तीनों राइटर्स जो होने वाले हैं किससे? प्रेमश्री शाखा से संबंधित है। बाकी चंद्रवरदाई जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, भक्ति काल की प्रेमश्री शाखा
के कवि हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 98 का आप सभी को क्या करना है, 98 का आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। देखिए हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप सभी अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका आप सभी को आंसर जरूर बताना है कि भक्ति काल की प्रेमश्री शाखा के कवि कौन है, कुम्भनदास, नंददास, मंजन, दादू दयाल। तो मंजन आप सभी को पता ही चल गया होगा कि किसके हैं, प्रेमश्री शाखा के हो गए। तो आप सभी को इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं, भारतीय हिंदू युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग या द्विवेदी युग। तो आप सभी को बता दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो किस युग के कवि हैं, वो है हमारे द्विवेदी युग के। ठीक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि होने वाले हैं। होप सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर हो गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, नई कविता का आरंभ हुआ था। तो आपसे बताने की नई कविता का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गद्य का यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है गद्यांश का यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप सभी 5 मार्क्स के टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए गए हैं गद्य से। अब यहाँ से आप सभी का पद स्टार्ट होने वाला है। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन गद्य का देख लेते हैं। नई कविता का आरंभ कब हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है 1954, 1956, 1955, 1950 ईस्वी। ठीक है स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अब तक के रहे हैं कि आप सभी जब देखेंगे 1954 और 1950। ठीक है 1954 और 1950 3 क्वेश्चन, ठीक है 2 क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। और आप सभी को अगर 1954 1950 आप सभी गूगल पर सर्च करेंगे तो नई कविता का जो आरंभ हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था। बट कुछ बताया भी जाता है कि नई कविता का जो आरंभ हुआ था वो 1950 ईस्वी को हुआ था। जैसे मैं आपसे बता दूं अगर आपसे को 1954 देखने को मिलता है तो आप सभी 1954 पर टिक कर करके आएंगे। वहीं पर आपसे को अगर 1950 देखने को मिलता है तो 1950 पर क्लिक टिक करके आएंगे जब 1954 ना दिया हो। ठीक है ऑप्शन ये क्वेश्चन में आपसे को प्रिपेयर हो गया होगा। अब जो है आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो गए होंगे। अब जो बचे 100 क्वेश्चन और कराने वाले जो कि पद्यांश से वहाँ पर आपसे को 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप सभी का यहाँ पर गद्य पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी का पद स्टार्ट होने वाला है जिसमें अब हम जो आप सभी को 100 क्वेश्चन यहाँ पर पद में भी कराने वाले हैं, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 फॉर क्लास 10। ठीक है इसलिए इनको भी अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है और बात कर लेता हूँ इसकी पीडीएफ की। तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आप सभी को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सभी वहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सभी इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है आप सभी को कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूँ कि और भी कोई क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, और हो सकता है कि आपसे भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं एक इसके बाद टॉप 50 क्वेश्चन की एक वीडियो ला सकता हूं, टॉप 50 क्वेश्चन की, जिससे आप सभी के भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप सभी मॉडल पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में अगर आप सभी देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप सभी कई हज़ार के समथिंग है रचना। ठीक है हज़ारों के समथिंग दी गई हैं उसमें। बट स्टूडेंट्स आप सभी 200 या मैं कहूँ कि 250 को याद कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी के यहाँ पर ये मान के चलिएगा 10 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा। क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल किसने कहा था। तो स्टूडेंट्स उसे आदिकाल जो कहा था वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो कवि है, तो अमीर खुसरो जो है वह कवि हैं किसके, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो जो कवि है वहाँ है आदिकाल के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना वीरगात्मक नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है, विद्यापति पदावली जो है ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है। वहीं पर पृथ्वीराज रासो, बिजल देव रासो, परमाल रासो ये सब वीरगात्मक है, ठीक है वीरगाथा काल की है। वहीं पर देखेंगे आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार आप सभी को बताना है स्टूडेंट्स, आदिकाल के रचनाकार कौन है ये आप सभी को क्वेश्चन बताना है। तो वहीं पर नरपति नालाजी आदिकाल के रचनाकार हैं। तो जयसी का पद्मावत किस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। स्टूडेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन हम आप सभी को देंगे, उनका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जयसी का पद्मावत किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। वहीं पर स्टूडेंट्स आप सभी को हिंदी साहित्य का यहाँ पर आप सभी को बताना है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा, ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वहीं पर ज्ञानश्री का शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञानश्री शाखा के। स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि कौन है, तो प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। ठीक है कबीरदास जी हो गए, वो कौन है, नावादास जी हो गए, ये ज्ञानश्री शाखा के कवि है। तो आप सभी से अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को बताना है। वहीं पर आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं देना है कि कौन जो कवि ज्ञानश्री शाखा से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वहीं पर जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जयसी का पद्मावत जो लिखा गया है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर देख लेते हैं हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष, जैसा आप देखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। तो यह कथन किसने दिया था? यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? ये किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हमने पहले क्वेश्चन बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसे आदिकाल उसे किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अभी नेक्स्ट सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन किया था, तो वहां पर आप सभी को पता चल गया होगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। ठीक है, और वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर भी स्टूडेंट्स आप सभी को देना है कि कौन सा कवि ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित नहीं है। तो ये आप सभी को बताने की कौन सा कवि ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित नहीं है। तो हमने आप सभी को बताया कबीरदास, नानक जी, रैदास। ये कबीरदास जी हो गए, नानक जी, रैदास जी, ये कौन है? ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित है। और वहीं पर कुतुबन वजयसी जो है प्रेमश्री शाखा से संबंधित होने वाले हैं। अब देखिए ज्ञानेश्वरी शाखा के ज्ञानेश्वरी काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन? कबीरदास जी, नंददास जी या रैदास जी। तो नंददास जी जो है ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है। अब देखते हैं भक्ति काल की प्रेमश्री शाखा के कुतुबन, जयसी व मंजन। ये आप सभी को बता दूं कि भक्ति काल की प्रेमश्री शाखा के कवि हैं कुतुबन व मंजन व जयसी। ठीक है, तो ये आप सभी किसकी? भक्ति काल की कवि हो। वहां पर मंजन आ गया तो कौन हो गए? भक्ति काल की प्रेमश्री शाखा से संबंधित हो गए। निम्नलिखित में से भक्ति काल की कीर्ति है पार्वती मंगल जो है भक्ति काल की कीर्ति होने वाली है। ठीक है, भक्ति काल की कीर्ति अगर आप सोचे भक्तिमाल कौन होगी? पार्वती मंगल जी हो गई। वहीं पर देखते हैं कृष्ण काव्य धारा। स्टूडेंट्स ये जो है आप सभी से बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। काव्य ये क्या होता है? ज्ञानेश्वरी, प्रेमश्री, इनमें बहुत से बच्चे रिल जाते हैं। तो देखते हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी हैं, मीरा जी हैं, रसखान जी हैं। तो कौन है? आपसे बता दूं कि सूरदास जी हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ये जो अष्टछाप के कवि हैं उसका उनका संबंध भक्ति काल की शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, कहाँ से? कृष्ण भक्ति शाखा से। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? आपसे बताना है कौन सा जो है? पृथ्वीराज रासो। ये तो आपसे को पता होगा, वीरगाथा काल का हो गया यार। आप आदिकाल का स्टूडेंट्स, आप साकेत हो गया, साकेत, कामयनी। ये आपसे बताना कि कौन सा आएगा इनमें? जो विनय पत्रिका हो गया वही हो गया, विनय पत्रिका हो गया। तो कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका जो है भक्ति काल का हो गया। वहीं पर देखते हैं कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास जी आपको पता होगा, रामचरितमानस, ये तो भक्ति राम की भक्ति शाखा से संबंधित है। अग्रदास जी भी है, वहीं पर नाभादास जी भी हैं। चतुर्वृदास जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का राम क्या था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो राम बोला जी था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। सुकर खेत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। आपसे बताना कि सुकर खेत नामक स्थान जो संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से है या सूरदास से? तुलसीदास जी से संबंधित है। सुकर खेत नामक स्थान जो है वो तुलसीदास जी से संबंधित है। भाई भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रौनकता नामक स्थान संबंधित है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं, सूरदास जी से है। ठीक है, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, किसका हुआ था? बिहारी जी का। ठीक है, किनका? बिहारी जी का। बसुआ गोविंदपुर में जन्म बिहारी जी का हुआ था। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, कौन है? नंददास, चतुर्दास, सूरदास या लालदास, ये इनको नाभादास भी बोलते हैं। तो नाभादास जी जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। अब देखते हैं भिखारी दास कवि है। ठीक है, भिखारी दास आप कौन से काल के कवि? भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के? तो भक्ति काल के नहीं, ना कि रीति काल। ये कौन से रीति काल के कवि होने वाले हैं? कहाँ के? भिखारी दास कवि जो है वो रीति काल के हैं। अब देखेंगे इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। वहीं देखते हैं भक्ति काल का काव्य नहीं है, तो भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है? ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पद्मावत, रामचरितमानस, सूरसागर, ये आपको बता दूं कि भक्ति काल के हैं, वहीं वह पृथ्वीराज रासो नहीं है। अब देखेंगे न्यू क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? कवितावली है। वहीं पर कौन सी? पार्वती मंगल है, रामलला, नहु छू है। और वहीं पर रामचंद्रिका जो नहीं है वो केशवदास जी की है। ठीक है, किसकी? केशवदास जी की है। तो इसलिए आपसे बता दूं कि रामचंद्रिका तुलसीदास जी की नहीं है, केशवदास जी की होने वाली है। बीरस की कीर्ति है, ये आपसे बताना कि बीर रस की जो कीर्ति है वो किसकी? बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। तो शिवा बावनी जो है बीर रस की कीर्ति है। ठीक है, अब देख लेते हैं द्विवेदी युग में लिखी गई है,
कौन सी? आप सबको बता दूं कि द्विवेदी युग्म बहुत ही कामयनी तार सप्तक प्रिय प्रवास ग्राम्य। तो द्विवेदी युग्म में जो लिखी गई रचना है वह है प्रिय प्रवास, और जिसके आपसी को रचनाकार बताने हैं, लेखक बताने हैं, आपसे कमेंट्स करके बताने हैं कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन होने वाले हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, वेदी वनवास, साकेत या कामयनी। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश इनके रचना के लेखक होने वाले हैं। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास आपसे को बता दें कि द्विवेदी युग की रचना है। भारत भारती, ये भी द्विवेदी युग की रचना है। साकेत, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती हो गया। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। आंसू झरना लहर, ये किसका? अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी की है भाई, पर ये द्विवेदी युग की रचना नहीं होने वाली है। मैथिली शरण गुप्त की आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। ठीक है, आधुनिक कौन से युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त जी? द्विवेदी युग से। साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं, तो आपसे बताने कि साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? तो जगन्नाथ रत्नाकर जी जो है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है वो साहित्य सुधा निधि के संपादक है। ठीक है, वहीं पर देखते हैं हरिऔध जी का जन्म हुआ था, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फर्रुखाबाद में कौन सी लेखिका का, कौन सी कवयित्री का जन्म हुआ था? ये आप सभी को बताना है, कौन सी कवयित्री का जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भारत भारती। ठीक है, भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य होने वाला है। छायावाद काव्य वृद्धयत्री के रचनाकार नहीं है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव, तो महादेव वर्मा जी नहीं होने वाली है। ठीक है, वहीं पर देखते हैं नेक्स्ट, कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि विभूषित किया गया मैथिली शरण गुप्त जी को। जो कवि थे, कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किसे किया गया था? मैथिली शरण गुप्त जी को किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय ज्ञान, देखिए ज्ञानपीठ से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है, और ये अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरा एग्जामिनर का फेवरेट है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसे नहीं मिला था? मैथिली शरण गुप्त जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला? अगर आपसे पूछा जाता तो आपको लगाना है मैथिली शरण गुप्त जी को इनमें से नहीं मिला। प्रगति लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। ठीक है, प्रगति लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? और स्थापना जो 1936 में ही हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कविता वर्धनी, ठीक है, कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। तो कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी वो किसने? केशव दास जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, श्याम सुंदर दास, रत्नाकर जी ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। बिहारी सतसई की भाषा है, कौन सी है? बिहारी सतसई की भाषा जो है अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, मैथिली है, तो जो ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है घनानंद जी को, भूषण जी को, केशव दास जी को या पजाकर जी को। तो किसे कहा जाता है? केशव दास जी को। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी तथा महादेव वर्मा किस वाद से संबंधित है? जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेव वर्मा जी होगी, किस बात से संबंधित है? छायावाद से। ठीक है, ये छायावाद से संबंधित होने वाले हैं। कवियों में से छायावादी कवि, ठीक है, कवियों में से छायावादी कवि हैं कौन से? जयशंकर प्रसाद जी हैं, बिहारी सतसई जी, नागार्जुन जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी कवियों में छायावाद के कवि हैं कौन? या हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा जी किससे? छायावाद से संबंधित है। और वहीं पर क्वेश्चन पुटअप कर लिया, कवियों में से छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अब देखेंगे कामायनी में श्रद्धा सर्ग, ठीक है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के बाद ही आता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का मकर कवि किसको कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का मकर कवि कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आप सभी मान के चलिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन सी रचना पर मिला था? चिदम्बरा पर। ठीक है, चिदम्बरा पर मिलता, ना कि लोकायतन, युगांत, कलाडूढ़ चांद पर नहीं, चिदम्बरा पर मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। अब देखते हैं, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है कौन सी? पल्लव, युगांत, गुंजन, वीणा। तो युगांत जो है वो प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। कामायनी व झरना किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है, क्योंकि भारतेंदु ये किसकी है? ये कामायनी व झरना किस युग की रचना है? छायावादी युग की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी जो है कहाँ, कौन से युग के कवि हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, तो कौन से युग के कवि है जयशंकर प्रसाद जी? छायावादी युग के।
द्विवेद युग का महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रिय प्रवास द्विवेद युग का है, जिसके उपाध्याय हरियोदय साकेत ये द्विवेद युग का है। मैथिली शरण गुप्त है द्वापर, ये भी कहाँ का? द्विवेद युग का महाकाव्य है। वहीं पर कामयनी जो है द्विवेद युग का महाकाव्य नहीं है। और प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। कौन सा है? लहर में, आंसू में, झरना में कामयनी है। तो ये हो गया आपका कामयनी में जो है वो प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर रचना। तोड़ती पत्थर रचना जयशंकर प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो तोड़ती पत्थर रचना जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, हम सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही स्पीड से करा रहे हैं थोड़ा, ताकि आप सभी के पास टाइम कम है, वहीं पर आप सभी को एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। नई कविता के कवि हैं तो कौन है? नरेंद्र शर्मा जी जो है वो नई कविता के कवि होने वाले हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन हो गए? नरेंद्र शर्मा। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक का ये जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। प्रयोग धारा कवि कौन है? ठीक है, तो वो है अज्ञे जी। अज्ञे जी जो है प्रयोग धारा के कवि रहे हैं। कौन? अज्ञे जी। देखिएगा यहाँ पर है इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन रहे हैं? अज्ञे जी रहे हैं। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। अभी हमने पढ़ लिया शिव मंगल सुमन जो है ये प्रगतिवादी के हैं, ठीक है। वहीं पर रामविलास शर्मा ये भी प्रगतिवादी के हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि है। वहां पर भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है प्रगतिवाद के कवि नहीं है। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केदारनाथ जी सिंह जी। वहीं पर हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा और नागार्जुन जी। वहीं पर हमें देखिएगा यहाँ से नागार्जुन मिल गया तो कवि प्रगतिवादी के हो गए। वहीं पर यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल नहीं हमें राइटर का पता चला, यहाँ से शिव मंगल सिंह और रामविलास शर्मा यानी त्रिलोचन सादरी का नेक्स्ट का हमें पता चला। वहीं पर केदारनाथ सिंह जी जो है वो कौन है? प्रगतिवादी कवि नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना भारतीय हिंदू युग में लिखी गई थी? तो प्रेम माधुरी जो है भारतीय हिंदू युग में लिखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रचना, प्रेम माधुरी रचना जो है लिखी गई थी, ना कि कामायनी, निरूपमा, युगवाणी, ठीक है, ये नहीं लिखी गई थी। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंत जी के सुमित्रानंद पंत जो है पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। चिदम्बरा, उत्तरा, पल्लव, लोकायतन। तो लोकायतन जो है वह इसका आंसर होने वाला है। वहीं पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वह राम भक्ति सागर से संबंधित कौन है? स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। राम भक्ति सागर से संबंधित है तो कौन है? राम भक्ति सागर से कोमन दास हो गया, परमानंद दास हो गया, नवा दास हो गया, या आपसे चतुर्भुज दास हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि राम भक्ति सागर से संबंधित जो है वह है नामा दास जी, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है अब तक का क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वहीं पर देखते हैं, निम्नलिखित में प्रगतिवादी की कौन सी समय विधि माननीय है? ठीक है, कौन सी समय विधि माननीय है? एक 1900 लेकर 1918 ईस्वी तक की, वहीं पर 1918 से 1936 की, या 1936 से लेकर 1943 की, या 1943 से 1953 ईस्वी की। यानी प्रगतिवादी की समय अवधि बतानी है, समय काल बताना है। तो वहीं पर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूँ कि 1936 से 1943 जो है वो जो प्रगतिवादी काल की समय विधि है, ठीक है। समय विधि जो होने वाली है वो 1936 से 1943 होने वाली है, ठीक है। वेबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, तार सप्तक से संबंधित है। रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मित्र या धर्मवीर भारती। स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूँ तार सप्तक, तो तार सप्तक से संबंधित जो होने वाले हैं वो यहाँ पर एक देख लेते हैं किस तरीके से। मैं आपसे बता दूँ, पहला होता है तार सप्तक के संपादक कौन है, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो वो थे अज्ञे जी, ठीक है स्टूडेंट्स, अज्ञे जी। तार सप्तक के प्रकाशन जो था किसने किया था? अज्ञे जी ने, ठीक है। अज्ञे सच्चिदानंद धीरेन्द्र वात्स्ययन अज्ञे ने। और वहीं पर दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो सच्चिदानंद धीरेन्द्र वात्स्ययन अज्ञे जो तार सप्तक के संपादक जो रहे हैं वो सच्चिदानंद धीरेन्द्र वात्स्ययन अज्ञे रहे हैं, ठीक है, आपसे को बता दूं मैं। और वहीं पर तार सप्तक का प्रकाशन आपसे जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन की तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1943 में, ठीक है। और वहीं अगर आप इसमें 8 ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है? आपका आ जाता है 1951, ठीक है। क्या आ जाता है? 1951, जो कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन निकल कर आ जाएगा। वहीं पर अगर आप सभी दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन में 8 और ऐड कर लेते हैं तो आता है 1959, ठीक है। यानी आप सभी का पहले तार सप्तक का प्रकाशन 1943 हो गया, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 1951 आएगा, जो कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन रहने वाला है।
और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन में अगर ये 8 ऐड करेंगे फिर से तो क्या आएगा 1959, जो कि तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। वही तार सप्तक का प्रकाशन क्या किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने किया था। वही बात तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था। और 1943 में अगर आप सभी 8 ऐड करते हैं तो आता है 1951, जो कि दूसरे तार सप्तक प्रकाशन का संपादक रहा है, प्रकाशन काल रहा है। वहीं पर 1951 में अगर दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन में 8 ऐड कर देते हैं तो वह बात है 1959 विच इज थर्ड, ठीक है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहा। और पहले तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी ने, और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन किया था भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का यह रहा है और आपसे भी से जो है पूछा भी जा सकता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, क्या श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशक्ति का, ठीक है, प्रशस्ति का। तो आपसे बताना है विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट क्या है, वो है क्या, भक्ति का, ठीक है, किसका, भक्ति का होने वाला है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या सूर सागर के वर्णीय विषय का आधार है, क्या है, सूर सागर जो था उसका जो वर्णीय विषय का क्या आधार था, ठीक है, क्या था, आपसी को आधार बताना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे को बता दूं, न तो विष्णु पुराण, केशव उपनिषद, मनुस्मृति भी नहीं, वहीं पर था श्रीमद् भागवत गीता जी, ठीक है। सूर सागर के वर्ण्य विषय का आधार था श्रीमद् भागवत, ठीक है, आपसी को बता दूं। अब देखते हैं श्रीमद् भागवत है, ठीक है। अब बात है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित बताना है। भारत भारती एक महाकाव्य है, या ये प्रणभंग चरित्र काव्य है, चरित्र काव्य है, या गीतिका वीर काव्य है, या रसीमती खंड काव्य। आपसे को पता होगा, आपसे भी ने पढ़ा भी होगा और आपसे के डिस्ट्रिक्ट में आता भी होगा कि रसी किसी के डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, ठीक है, आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है। तो रसीमती क्या है, एक खंड काव्य होता है। आपसे का क्लास 12 हिंदी में पूछा भी जाएगा कि आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपसे को अपने डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपसे का जिले का आता है वो लिखते हैं। तो रसीमती यहाँ पर क्या होने वाला है, खंड काव्य, जो कि आपसे को हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपसे भी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित दक्ष पर आपसे भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे को 4 घंटे की एक वीडियो है जो इसमें कंप्लीट हिंदी में बता रखा है, और वहाँ पर आपसे को रसीमती भी पूरा चैप्टर रसीमती का जो है पूरा पढ़ा रखा है, क्या क्या रसीमती में हुआ था। और वहीं पर रसीमती हो गया, सत्य की जीत हो गया, तो इस तरीके से हमने सब पढ़ाया हुआ है। वहीं पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। तो आपसे को बताने कि कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो आपसे को पता रामचरितमानस ये महाकाव्य है, आपसी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। मैथिली शरण गुप्त का साकेत ये भी महाकाव्य है, और पद्मावत जयसी का पद्मावत ये भी एक महाकाव्य है श्री रामचरित तुलसीदास जी का। और यामा जो है महादेव वर्मा जी की रचना है, यह जो यहाँ पर महाकाव्य नहीं होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा जो कीर्ति महाकाव्य नहीं है, यामा नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का काव्य है, रीतिकाल का काव्य है पृथ्वीराज रासो, या चंद्रिका, रामचंद्रिका, कामिनी, विनय पत्रिका। तो मैं आप सबको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो रीतिकाल का तो बिल्कुल भी नहीं है। रामचंद्रिका जो कि केशव दास द्वारा लिखा गया था वो रीतिकाल का काव्य है, ठीक है। रामचंद्रिका इसके लेखक होने वाले, रामचंद्रिका लेखक कौन है, केशव दास जी जो है रामचंद्रिका के जो हो गए वो हमारे केशव दास जी होने वाले हैं, और ये रीतिकाल का काव्य रहे, ठीक है। वहीं पर देखते हैं कौन भूषण जी की रचना नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सी जो है भूषण जी की रचना नहीं है, शिवा वावनी, छत्रसाल दस्क, शिवराज भूषण या रामचंद्रिका। तो आपसे बता दूं कि भूषण जी की जो रचना नहीं है, शिवा वावनी तो ये भूषण जी की है, और छत्रसाल दशक ये भी, और वहीं पर शिवराज भूषण भी जो है भूषण जी की रचना होने वाली है। और मैं आपसे बता दूं कि रामचंद्रिका जो है केशव दास जी की है, ठीक है, ये जो है केशव दास जी की है, ना कि भूषण जी की रचना। तो जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो क्वेश्चन का हुआ वही का आंसर आता है रामचंद्रिका जो है केशव दास जी की है, ना कि भूषण जी की। ऑप्शन इसका हो गया घ सही, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तुलसीदास आपसे को तो श्री रामचरितमानस ही लिखा है तो राम भक्ति शाखा से संबंधित है। अग्रदास जी ये भी राम भक्ति शाखा से संबंधित है। वहीं पर हमारे नावादास जी ये भी राम भक्ति शाखा से संबंधित है, यानी हमारे नावादास जी वो नंददास जी जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है, ठीक है। राम भक्ति शाखा से तुलसीदास जी, अग्रदास, नावादास है, वहीं पर नंददास जी राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, कबीर जी के जो दोहे हैं उनको किस नाम से, दोहा, शबद, साकी, पद। आपसे को साखी आपने पढ़ भी रखा होगा,
ये आपसे को पता होगा कि साकी जो है कबीर के दोहों का नाम है। कबीर के दोहों जी का नाम किस जान से जानते हैं? साकी से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वहीं पर देखते हैं नवदा भक्ति के प्रकार है। तो नवदा भक्ति के प्रकार कौन से हैं? 1 है, 3 है, 8 है, 9 है। नव नव मतलब 9। ठीक है, इससे रिलेट कर लीजिएगा। नव 9, नव 9। तो नवदा भक्ति के प्रकार कितने हैं? 9। ठीक है, अब देखते हैं साकेत की नायिका कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि साकेत की नायिका कौन होने वाली है। ठीक है, आपसे बता दूं कि साकेत की नायिका जो है उर्मिला जी है, ना कि यशोधरा, राधा, द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी भी नहीं है। ठीक है, ये सत्य की जीत में आपसे को द्रौपदी की नायिका आप सत्य की जीत में आपसे को मिलने वाला है। ठीक है, राधा जी भी नहीं है, उर्मिला है। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला जी होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही देखते हैं भारत भारती रचना है कौन से गद्य विद्या रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो भारत भारती जो है रचना है वो क्या है? एक कौन सी गद्य विद्या पर आधारित है? कौन सी विद्या पर? काव्य पर। यह एक भारत भारती काव्य है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब आता है ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड हर साल बोर्ड एग्जाम से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड से जरूर जाता है। वहीं पर आते हैं, देख लेते हैं, ये पढ़ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस पर मिला था? किस पर मिला था? कुरुक्षेत्र पर मिला था, या आप सभी का ऋषिमूर्ति पर मिला था, या हुंकार पर, या उर्वशी पर? तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था उर्वशी पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अब तक का बेस्ट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का रहा है। वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमने आपको इसके बारे में बताया, दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन जो है कवि कौन है? दूसरे तारसप्तक के कवि कौन है आपसे बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अब तक का, और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया भी है। आइए फिर से देख लेते हैं। पहले तारसप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी ने, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने पहले तारसप्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, और हमने ये भी पूछा था कि दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन किसने किया था? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन किया था, ये पूछा है। वहीं पर आपसे भी से ये पूछ सकता है कि पहले तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो हमने बताया था आप सभी को 1943 में हुआ था। वहीं पर अगर आप सभी क्या करते हैं, ठीक है, 1943 में पहले तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था, और वहीं पर अगर 1943 में आप सभी 8 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन आ जाता है जो कि 1951 है। और वहीं पर अगर दूसरे तारसप्तक के प्रकाशन में आप सभी यानी 1951 में फिर से 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन आ जाएगा। ठीक है, क्या? 1943 पहले तारसप्तक का प्रकाशन, जिसके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी राइटर हो गए। वहीं पर अब उसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1951 जो कि दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन, जिसके भवानी प्रसाद मिश्र जी हो गए। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वहीं पर अगर दूसरे तारसप्तक के प्रकाशन में 8 ऐड कर देंगे तो 1959 आएगा जो कि तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन हो जाता है। तो होप से स्टूडेंट ये तारसप्तक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आप सभी को प्रिपेयर हो गया होगा। और वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुट भी कर लिया गया कि तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। आइए, हमने क्या पढ़ा था? 1943 में पहले तारसप्तक का प्रकाशन, उसमें 8 ऐड करेंगे तो आएगा 1951 जो कि दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन रहेगा। ठीक है, 1951 ये रहा जो कि दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन है। बट हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है हमसे? तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन। अब क्या करेंगे हम? 1951 जो कि दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन है उसमें 8 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 1959 विच इज थर्ड है। ठीक है, तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन जो कि हो जाएगा, और तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन 1959 ये रहा। ठीक है, होप से स्टूडेंट तारसप्तक से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपसे को प्रिपेयर हो गया होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तारसप्तक का, और जो कि आपसे भी से पूछा जा सकता है। तीसरे तारसप्तक का जो प्रकाशन है वो 1959 में हुआ था, क्योंकि 1943 में पहले तारसप्तक का प्रकाशन हुआ। 8 ऐड करेंगे तो आएगा 1951। वहीं पर हमारा दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन हुआ, और 1951 में अगर 8 ऐड कर देते हैं तो वहीं पर आता है 1959 विच इज जो कि तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन निकल कर आता है। पहले तारसप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने किया था। वहीं पर दूसरे तारसप्तक का प्रकाशन भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस लिए? क्योंकि आपसे को बता दूं कि ये आपसे को बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। अब बताइएगा, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो किस पर नहीं मिला ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट बिटर रहा है। चिदम्बरा कितनी नावों में कितनी बार? उर्वशी, प्रेय प्रवास। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि चिदम्बरा जो है, आपसे बता दूं कि सॉरी प्रेय प्रवास जो है आपसे को उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जो कि अयोध्या जी गोपाध्याय हरिऔध जी की एक रचना है। अब बात कर लेता हूँ उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कितनी नावों में कितनी, हरिशंकर बस ये आपसे को बताना है। ठीक है, आपसे को चिदम्बरा
कितनी नवंबर कितनी बार हो गया, ये हरिशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि चिदम्बरा किन की रचना है। ठीक है, ये बताना है, हमने आप सभी को बता दिया। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर कितनी नवंबर कितनी बार। चिदम्बरा आप सभी को बताना है। पर्यायप्रवास जिस पर आप सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जो नहीं मिला, किसको नहीं मिला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि है, तो आप सभी को ये हमने बता रखा है। इसके ना तो भारतीय हिंदू युग के, न प्रगतिवादी युग के, न क्षयवादी युग के, वहीं पर द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि होने वाले हैं। अब देखते हैं नई कविता का आरंभ। ठीक है, नई कविता का आरंभ कब हुआ, तो स्टूडेंट्स इसके मैं बोल सकता हूँ कि इसका एक बहुत ही, अगर आप सभी जाकर देखेंगे, एक इसका 1950 भी बताया जाता है। ठीक है, वहीं पर 1954 भी इसका बताया। दो आंसर बताए जाते हैं इसके। ठीक है, अगर आपसे भी देखेंगे जिसका आंसर अगर आपसे भी गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका 1954। ठीक है, आपसे भी का 1954 ईस्वी बताया जाता है, और बहुत सी जगह इसका 1950 भी बताया जाता है। तो आपसे बता दूं कि नई कविता का जो आरंभ हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है 1954, 1954 आप सभी को लिखना है। अगर आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में 1954 देखने को नहीं मिलता है, वहीं पर अगर 1950 देखने को मिलता है तो इस पर टिक कर कर आ जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है, आप सभी पता होगा कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की, अणिमा अपरम अपरा अंधायुग अर्चना। तो अंधायुग जो है वो धर्मवीर भारती की जी रचना है। ठीक है, आपसे बता दूं अंधायुग जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट, नौका विहार कविता अवतरित है, गुंजब से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। तो गुंजन जो है, नौका विहार जो है वो गुंजन से है। ठीक है, नौका विहार जो कविता ली गई है अवतरित जो है वह है गुंजन से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबीर के गुरु का नाम क्या था। कबीर के गुरु का नाम वल्लभचारी, नरहरिदास, रामानंद या आपका रामकृष्ण परमहंस। तो आपसे बता दूं कि स्टूडेंट्स जो कबीर जी के गुरु जी का नाम था वो था रामानंद जी। ठीक है, कबीर जी जो कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। और 2025 हो गया और 24 आपको तो आप सभी एग्जाम्स होने वाली है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रवत दाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, राहुल बेल या जसमैंग जस चंद्रिका। आपसे बता दूं कि चंद्रवत दाई जी की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवत दाई जी की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, सूरदास जी, कुंभनदास जी, तुलसीदास जी, कृष्णदास जी। तो अष्टछाप जी के जो कवि नहीं है वहाँ है तुलसीदास जी, अष्टछाप के ये कवि नहीं है। अब देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, जसवंत सिंह जी, याकूब खां जी, दलपति राय शंकर, वंशीधर जी या घनानंद जी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि नहीं है वो घनानंद जी जो है, धनानंद जी जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है दूसरे तात्विकता का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अब तक आपसे को पता चली गया होगा, हमने बताया था कि 1943 का पहला है, वहीं पर आपसे को 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1951, जो कि दूसरे तात्विकता का प्रकाशन निकल कर आ जाएगा, ये यहाँ रहा। और 1951 में 8 और ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1959, जो कि तीसरे तात्विकता का प्रकाशन होने वाला है, ये आपसे को बता दिया होगा। तो दूसरे तात्विकता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ 1951, और वहीं पर तीसरे तात्विकता का प्रकाशन 1959, और वहीं पर पहले तात्विकता का प्रकाशन 1943। देखा इसमें स्टेप वाइज दे रखा है, पहले तात्विकता का प्रकाशन दे दिया 1943 और दूसरे तात्विकता का प्रकाशन जो दे दिया 1951, और वहीं पर तीसरे तात्विकता का प्रकाशन 1959, तीनों का दे रखा एक साथ। ठीक है, आपसे को तीसरे दूसरे का बताना है तो 1951 जो कि दूसरे तात्विकता का प्रकाशन हो जाता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यापति जो कवि है भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के। तो विद्यापति देखते हैं, विद्यापति जो कवि हैं वहाँ जो होने वाले हैं आदिकाल के कवि होने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, कौन सी रचना है, साकेत नहीं, पल्लव नहीं, गीत नहीं, ये महादेव वर्मा जी की है, मेहती षडगुप्त जी की है। वहीं पर प्रिय प्रभास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक काव्य है। ठीक है, क्या है प्रिय प्रभास, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। हमने आप जो ऊपर अभी पढ़ा भी है एक इनका काव्य है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है, प्रिय प्रभास जो है। गीत महादेव वर्मा जी का आपसे को पता होगा। आप देखते हैं छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के आपसे को पता ही होगा, छायावाद जो जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो है एक लेखक है इनके, कौन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं संसद से सड़क तक
क्या संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? धूमिल। ठीक है, संसद से सड़क तक जो है वो धूमिल रचना है। किस कवि की है? धूमिल जी की। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी प्रसाद मिश्र कवि किस रूप से संग्रहित है? दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया था, आप सभी को पता ही चल गया होगा। अभी हमने जो है पूरा तार सप्तक का जो है डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। भवानी प्रसाद मिश्र कवि रूप में संग्रहित है किसके? दूसरे तार सप्तक के। और वहीं पर पहले तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज पावन काल का नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है बीज पावन काल आदिकाल का लिए जो बीज पावन काल दिया था, बीज पवन काल, सॉरी स्टूडेंट्स, बीज बपन काल जो दिया था, बीज बपन काल का जो नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक। अब तार सप्तक फिर से आ गया। देखिए हमने तार सप्तक का पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया, आप कहीं भी आपसे भी मार नहीं खाने वाले। तो तार सप्तक का जो संपादन किया था वो अज्ञे जी ने किया था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन आप सभी को बता दिया हमने, और वहीं पर आप सभी को बता दें कि पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे का, तीसरे का कब, पूरा डिटेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, क्वेश्चन जो होने वाला है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। अब बताइएगा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभदास जी। तो वात्सल्य रस के सम्राट जो कहे जाते हैं वो हमारे सूरदास जी कहे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है सरहपा। ठीक है, किसको? सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 और 2025 तो हो गया, और 24/5 को भी पूछा जा सकता है। मेति शरण गुप्त रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, कौन सा? भारत भारती में। मेति शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित जो होती है वो किस में होती है? भारत भारती में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना, परशुराम की प्रतीक्षा, क्या परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कीर्ति है, कहाँ? रामदास जी दिनकर जी की है, या गजानन माता मुक्ति बोध जी की है, गिरजा कुमारी माथुर जी की है, धर्मवीर भारती जी की है। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामदास जी दिनकर जी की होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार रत्नाकर के लेखक है, अलंकार रत्नाकर के लेखक याकूब खां जी है, जसवंत सिंह जी है, दलपति राय बंशीधर या भिखारी दास जी। तो दलपति राय बंशीधर जी जो है अलंकार रत्नाकर के लेखक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? प्रेम प्रवास अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी की है, कावेरी जयशंकर प्रसाद जी की है, वहीं पर ये लोकायत सुमित्रा दलपति और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो आपसे भी पूछा गया मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? वो साकेत होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रेम प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रेम प्रवास अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक है, अब देखते हैं चिंतामणि कवि है, चिंतामणि, चिंतामणि जो है कवि जो है वो है कौन से? रीति सिद्ध वर्ग के, रीति युक्त के, रीति रहित के, या रीतिबद्ध के कवि है। तो आपसे बता दूं कि चिंतामणि कवि जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। और स्टूडेंट ये तो कवि है। अब मैं पूछता हूँ आपसे भी एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? आपसे भी कमेंट्स करके आप सभी को बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिक वरी के रचयिता है, तो खालिक वरी के रचयिता कौन है? कुशल नाथ जी हैं, भट्ट केदार जी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मीर खुसरो जी हैं, राम भक्ति शाखा कवि नहीं है। ठीक है, आपसे बताना कि खालिक वरी रचयिता कौन है। तो खालिक वरी का रचयिता कौन है? कुशल नाथ जी है, भट्ट केदार जी है, मोहम्मद मलिक जैसी है, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है खालिक वरी के रचयिता होने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है, तो कौन नहीं है राम भक्ति शाखा का कवि? तुलसीदास जी है, अग्रदास जी है, नवदास जी है। तो नंददास जी जो है राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, तो बिहारी सतसई में दोहों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 719 है, ना कि 713, ना कि 700, ना कि 724। तो 719 जो है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। गंगावतरण काव्य कीर्ति का रचयिता कौन है? आपसे बता रहे हैं गंगावतरण काव्य कीर्ति का रचयिता अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी नहीं, जगन्नाथ रत्नाकर राइट आंसर होने वाला, ना कि सुमित्रा पद, ना कि भारतेंदु हरिचंद जी। तो होप से स्टूडेंट अगर आप सभी को अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा स्पीड से इसलिए कराना पड़ रहा है ताकि आप सबका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा सकें। ठीक है, अब देखते हैं। रामदास दिनकर जी की रचना नहीं है, रजिमर्ती जी है, चक्रवाल जी है, परशुराम की प्रतीक्षा भी है, वहीं पर सुनहरे सहवाल जी
जो है सवाल नहीं है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट रचना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, कहाँ पर आगे जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कितनी नाव में कितनी बार पर, कितनी नाव में कितनी बार जो है आगे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था, ठीक है। और ये आगे जी की रचना है, मिस करेक्शन हो गया होगा, एक ऊपर हमने क्वेश्चन बता दिया था उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। आगे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था कितनी नाव में कितनी बार पर जो है मिला था, सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन आगे जी को मिला था। जयशंकर प्रसाद, अब देखें जयशंकर प्रसाद कृत कामिनी किस प्रकार का काव्य है, महाकाव्य, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो कामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखा गया है वो महाकाव्य है, ठीक है। क्या है वो, एक महाकाव्य है। अब देखते हैं आगे जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना गया है। तो प्रयोगवाद का जो आगे जी को माना गया है वो प्रयोगवाद का माना गया है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है, चिंतामणि, मतीराम, द्विजदेव, पदजागर। तो यही जो है वो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाता है, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत काल का नाम दिया था, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत काल का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, राहुल सांकीर्तन जी ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का रहा है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे बताना कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल ये बताया था, स्वर्ण युग काल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, भक्ति काल को जो पूछा जाता है, ना कि आदि काल को नहीं, रीति काल को नहीं, आधुनिक काल को नहीं, भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य के काल को किस स्वर्ण युग कहा जाता है, वो है भक्ति काल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिजात जो है वो किस कवि के गीतों का संकलन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और अब तक का एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो क्या हो गया, आद्य सिंह उपाध्याय हरिऔध। परिजात किस कवि के गीता का संकलन है, वह आद्य सिंह उपाध्याय हरिऔध। आज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है अब तक का। अब देखते हैं 3 है, ठीक है। क्या है ये, आज्ञे द्वारा सप्तकों की संख्या कितनी है, वो होने वाली है 3, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ये देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये IMP लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 24 फरवरी से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी को भी मिला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है, महादेव वर्मा जी को मिला है, वहीं पर जयशंकर प्रसाद जी जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो वो जो मिला नहीं वो जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड 100% क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, और वहीं पर और सप्तक से, तार सप्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं प्रगति लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगति लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ पर देखिएगा 1935 लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग, जो कि 1936 में जो है प्रगति लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में 1936 में हुई थी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, तो कौन सी है, प्रदक्षिणा, दान लीला, रस कलश, अतिमा। तो प्रदक्षिणा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कीर्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, पल्लव जो है, स्वर्णधूल है, गंती है, रसवंती जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना आपसे बताना है कौन सी है, रसकलेश, युगांतर, ग्राम्य, हुंकार। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है, ग्राम्य भी नहीं, ओंकार भी नहीं, युगांतर भी नहीं। वहीं पर रसकलेश जो होने वाली है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना होने वाली है। अब देखते हैं प्रसाद की निम्न कीर्तियों में से एक कीर्ति के नायक मनु है, कौन है वह कीर्ति, कामयनी। कौन, आपने पढ़ा होगा कि प्रसिद्ध प्रसाद जी की, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी जो है कि निम्न कीर्तियों में से एक कीर्ति के नायक मनु है, कौन है वो, कामयनी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदूत रचना है, मेघनाथ वध, यशोधरा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज, ठीक है।
निम्नलिखित में से जो मैथिली षटगुप्त की अनुद्यूत रचना है वह है मेघनाद वध। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। हमने इसमें एटलीस्ट आप सभी का 120 क्वेश्चन के समथिंग इसमें हमने सॉल्व कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, 120 क्वेश्चन आप सभी को इसमें सॉल्व कराएंगे और जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि हरिऔध, कवि यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो रस है वो है कौन सा? करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस। तो करुण रस जो है वो कवि हरिऔध जी का रस होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देख, चित्रधार काव्य भाषा, चित्रधार काव्य की जो भाषा है वो अवधी है, ब्रज है, कनौजी है, भोजपुरी है। तो चित्रधार काव्य की जो भाषा है वह है ब्रज, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि जो 24 Feb को आप सभी बोर्ड एग्जाम्स देने जाएंगे तो उससे पहले आप सभी को ये वीडियो जरूर देख लेनी है। वहीं पर आप सभी को क्या करना है, हमने एक 4 घंटे की एक वीडियो सॉल्व करा रखी, पूरी 4 घंटे में कंप्लीट हिंदी की वीडियो बना रखी है। ठीक है, कंप्लीट आप सभी को उसमें हिंदी बताई गई है, किस तरीके से पैराग्राफ भी सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट बता रखा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना नहीं, क्या क्या पढ़ाया गया है, उसमें सारा क्वेश्चन पढ़ा रखा है। और संस्कृत वगैरह जो कि 7 + 7 14 मार्क्स की आप सभी भी आती है, वो भी जितने पैराग्राफ हो सकते थे इंपॉर्टेंट सभी सॉल्व करा रखे हैं, यानी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ सॉल्व कराई गई है। तो इसलिए एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहीं पर हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, जो कि टॉप 120 क्वेश्चन उसमें भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, जो कि इनके आधार पर ही इनसे रिलेटेड भी होने वाले हैं। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो 4 घंटे की वह वीडियो होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख है, तो ग्राम्य से स्वर्णधूल से चिदंबरा से ग्रंथि से। तो जो ग्राम्य में कवि पंथ जो है जो सुंदरानंद समाजवाद की ओर से उन्मुख हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदास जी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो कौन से वर्ष में मिला था? आइए देख लेते हैं, 1970 में या 1977 में, 1972 में, वहीं पर 1974 में। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि 1972 में रामदास सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 1 से 2 क्वेश्चन और रह गए, 3 से 4 क्वेश्चन वहीं पर आपसे हो गए, ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमश्री शाखा के कवि नहीं है? तो कौन से नहीं है? जयसी जो है आपसे बता रखा है, जयसी हो गया, मंजन हो गया, कुतुबन, जयसी मंजन कुतुबन जो है ये किसके हैं? कुतुबन जो है किसके? ये प्रेमश्री शाखा के कवि हैं। मंजन प्रेमश्री शाखा का कवि है, जयसी ये भी प्रेमश्री शाखा का कवि है। वहीं पर सूरदास जी जो है वह प्रेमश्री शाखा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित बोला हूं, नेक्स्ट देखें कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? बाबरा अटेरी, सुनहरे सेवाल, इत्तिलप, रेणुका। तो रेणुका आप सबको पता है इनकी नहीं होगी, रेणुका अंकार रामदास सिंह दिनकर जी की। अब देखते हैं बाबरा अटेरी, सुनहरे सेवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी। सुनहरे सेवाल अज्ञे जी की, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे जी की है। अब देखते हैं रामदास सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कौन सा? धूप के दान, कालजयी, चित्रधार। तो हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। आंगन के पारद्वार किसकी है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम्स बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है कि आंगन के पारद्वार रचना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेव वर्मा जी अज्ञे जी है, या सुमित्रानंद पंत जी है। तो स्टूडेंट्स आंगन के पारद्वार के जो रचना के लेखक है वह है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। वहीं पर देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया गया है। राजन सागत्यन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य राम से शुक्ल हो गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो गया, डॉक्टर नागेंद्र जी ने। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया गया है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लहर, लहर रखे रचना के लेखक कौन है? जो कि जयशंकर प्रसाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसू झरना, लहर, कामिनी जो हो गया, और वहीं पर चंद्रगुप्त, स्कंद को भी सारी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रहनी है। ठीक है। और वहीं पर स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूँ मैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछा जाते हैं जो कि आपसे जो प्रेमचंद जी के पूछ सकते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में आपसे को पता होगा, पता होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है, एक है गोदान, गोदान गबन, सेवा सदन, ये 3 उपन्यास है मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। गोदान गबन, सेवा सदन, और एक श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में जिन्होंने काम किया है, कार्य किया है, वह मुंशी प्रेमचंद जी होने वाले हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ उपन्यासकार के रूप में काम कर चुके हैं। और वहीं पर गोदान गबन, सेवा सदन इनका उपन्यास भी अब तक का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता के कवि माने जाते हैं। 1954 में नई कविता का आरंभ हुआ था, और वहीं पर नई कविता के जो माने जाते हैं वो थे सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। ठीक है,
अब देखते हैं स्टूडेंट हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व काल कहा जाता है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। होप से स्टूडेंट अभी तक सारे क्वेश्चन आप सभी ने देख लिए। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य के किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ऑप्शन स्टूडेंट अब तक के सारे क्वेश्चन आप सभी को प्रिपेयर हो गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ये पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलने वाली है। ये पीडीएफ आप सभी को जो मिलने वाली है टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आप सभी को जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑप्शन स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वो हमने आप सभी को बताया कि 4 घंटे की वीडियो जो बना रखी है आप सभी के लिए, उस वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा, क्योंकि आप सभी की जो कंप्लीट हिंदी उसमें बता रखी है हमने। तो स्टूडेंट्स आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट आपसे भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।